हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। जी हाँ, स्टैंडर्ड भी आने वाला है, लेकिन सबसे पहले है आप लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म 1 का सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। सेक्शन ए बी सी के सारे सवाल आप लोगों को बेहद ही ट्रिक्स के साथ, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, कैसे ऑप्शंस के साथ खेल करके आंसर लेकर के आना है, ये हर एक बात मैंने आप लोगों को इस वीडियो में समझाई है। और इसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी थे जो आपको जरूरी थे, ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के साथ वो भी समझाए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को देखना शुरू करिए। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लिए साइंस, मैथ्स, इन सभी की वीडियोस जल्दी आने वाली हैं। पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व होने वाला है। सो मिलता हूं आप सभी लोगों से वीडियो में। चलिए एवरीवन, हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन ए। और यहां पर हम लोगों को 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 20 में से हमें कोई से भी 16 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों से 20 के 20 क्वेश्चन, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन से पता लगाना है कि आंसर क्या आएगा, क्या तरीके हो सकते हैं शॉर्टकट। ये सारे के सारे चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हर एक सवाल को डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर आप लोग अपना ध्यान यहीं पर बनाए रहें। बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो पेन और पेपर लेकर के बैठे, तभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो अगर चैंप बनना है तो जल्दी से शुरू करते हैं। सो आइए जरा, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से? पहला क्वेश्चन बच्चों हमसे कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर नंबर्ड। देखिए, एक डब्बा है जिसके अंदर 6 से लेकर के 50 तक, मतलब कार्ड्स थे मेरे पास। मैंने उन कार्ड्स पर एक पे लिख दिया 6, फिर एक पे लिख दिया 7, 8, 9, 10, ऐसे मैंने 6 से 50 तक लिख दिया, और एक डब्बे में वो सारी चीजें डाल दी। ऊपर खेलते थे 16 पर्ची धप, और अलग अलग नाम होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे इसके। तो अगर इस तरीके से है तो सबसे पहले तो ये हो गया कि एक बॉक्स में इतना रखा है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन, फिर पता है क्या हुआ, आपके आंखों में पट्टी लगा दी, या फिर आपसे बोला कि बस ऐसे ही बस जाओ और जाकर के उसमें से बस एक कार्ड निकाल लो। ऐसा करने के लिए बोला आपसे, आपने बोला ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज नंबर्ड विच इज परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो उन्होंने सबसे बड़ा झांसा जो दिया है ना तुम्हें, वो ये 4 लिख करके दिया है। 4 लिखते ही बच्चा सोचेगा 4 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो इसमें इंक्लूड कर देगा। वो नहीं होना है, क्योंकि गिनती ही आपकी कहां से शुरू हो रही है, 6, 7, 8, 9, और ऐसे चलते चलते कहां तक जा रही है, 50 तक जा रही है। अब इस बीच में आने वाले परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं? तो इस बीच में आने वाले परफेक्ट स्क्वायर होते हैं बच्चों, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की आप लोगों से बात करूं तो वो होते हैं हमारे पास, जैसे कि 9 हो गया, क्योंकि 6 से बड़े ही चाहिए। जैसे कि क्योंकि 9 का अगर आप देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 3 का है, क्योंकि हमें पता है ये 3 का स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं 16, तो ये किसका है बच्चों? परफेक्ट रूट हो रहा है इसका, स्क्वायर रूट हो रहा है इसका, ठीक है ना, स्क्वायर लाइक। तो 4 का होता है ये। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 25 की बात कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, 5 का होता है। बात करें तो 36 की कर सकते हैं, जो कि 6 का होता है। बात करें तो हम लोग 49 की कर सकते हैं, जो कि 7 का होता है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ये जैसे कि 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, जो कि इसके अंदर डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो अब उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब प्रोबेबिलिटी बताने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है बच्चों। वो होता है कि फेवरेबल अपॉन में हम लिख देते हैं टोटल। क्या कर देते हैं? फेवरेबल जो मेरे फेवर में, और अपॉन में लिख देते हैं हम टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल। देखो, टोटल का मतलब क्या हुआ? टोटल का मतलब है कि कितने कार्ड निकाल, कितने कार्ड है टोटल, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने कार्ड है इसके अंदर। भाई 1 से लेकर 50 तक तो 50 गिनती होती है, और 1 से लेकर 5 तक इसमें है नहीं, तो इसके अंदर टोटल कार्ड कितने होंगे? 45 होंगे। बहुत ही सिंपल है, देख लो, 45 कार्ड होंगे, है ना, 6 से लेकर 50 तक। अब तुम्हारे फेवर में क्या है? तुम्हारे फेवर में वो है जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो। जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट हो, तो वो कौन कौन से हैं? 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो इनमें से कोई भी एक आएगा। इसी की तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ना, कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यही तो तुम्हारे फेवर में हुए। तो कितने हैं तुम्हारे फेवर में? 1, 2, 3, 4, 5। तो तुमने तुम्हारे फेवर वाले केस कितने लिख दिए? 5। क्या 5 अपॉन में 45 दे रखा है? कहीं नहीं दे रखा। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 अपॉन में 9। क्या ऐसी तस्वीर कहीं दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। तो क्या मेरा डी आंसर है सर? बिल्कुल बेटा, आपका जो है वो डी आंसर यहां पर दे रखा है। जरा देख लो यहां पर,
इसी कॉन्सेप्ट, ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझते चलना है। जैसे अभी अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था कि फेवरेबल अपॉन में टोटल, टोटल पता लगा लिया, फेवर कितने में होंगे, कितने हमारे फेवर में आ रहे हैं वो पता लगा लिया, बात खत्म हो गई। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, वो कहता है कि इफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42, जैसे जैसे जो डिटेल्स मिलते चली जा रही हैं उन डिटेल्स को यहाँ पर लिखते चले जाएंगे अपन लोग। जैसे कि उसने बोला कि डायमीटर कितना है आपके पास 42 सेंटीमीटर। अब जैसे ही डायमीटर की बात होती है ना, तुरंत के तुरंत यहां बोल लिया करो कि रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का डिवाइड बाय 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं बच्चों, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ही बता रहा हूं कि जब पेपर कर रहे हो तो जैसे ही डायमीटर मिला है तुरंत के तुरंत क्या कर दो, उसका रेडियस करके लिख दो, क्योंकि मैक्सिममली आपको डायमीटर की नहीं रेडियस की ही जरूरत पड़ती है। रीजन है इसके पीछे का ये, ठीक है। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि इमेज तुम्हारे दिमाग में ये वाली बननी चाहिए कि इधर से ना ऐसे कुछ 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि पाई को आपको 22/7 लेना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले से ही पता था ये, ठीक है। फिर उसके बाद देन द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, इसकी लेंथ पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इसकी लेंथ चाहिए होगी बच्चों तो क्या तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सा काम नहीं करना होगा? क्या तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ आर्क के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो लेंथ ऑफ आर्क बच्चों होती कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जितना भी एंगल दिया हो वो लिखें, नीचे 360 लिख दें, और जितनी भी आपकी लेंथ मतलब पैरामीटर आ रहा था या सर्कमफेरेंस आ रहा था वो लिखते हैं 2πr। अब देख लो यहाँ पर रेडियस की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, और तुमने पहले से ही निकाल के रख रखी थी, ईजी हो गया। अब देखो यहाँ पर बस जस्ट कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट, आंसर आ गया। थीटा की जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों 60/360, ठीक है, इनटू में 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह कितना लिख दूंगा 22/7, आर की जगह कितना लिख दूंगा 21। इससे इसे कैंसिल किया तो यहाँ 6 आ गया, ठीक है बच्चों। इससे इसे कैंसिल किया, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। 7 से इसे कैंसिल करूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 3 से वाला 3 चला गया तो बचा कितना सिर्फ 22, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्या 22 कहीं पर दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो क्या सर मेरा आंसर सी हो गया? जी बच्चों बिल्कुल, आपका आंसर जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर आपका आंसर हो गया सी। कितना इजी हो रहा है ये, है ना। इसी तरीके से सारे सवाल करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करके ही मानूंगा। आओ जरा बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। एक और सवाल क्या कहता है? कहता है बच्चों कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू में एक्स, ध्यान से सुनते हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं कि सेक थीटा जो है वो कितना दे रखा है, वाई दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर पूछते हैं मेरे से टेन थीटा बता दो क्या होगा। मैंने बोला कि जो कि मुझे इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या वो मेरी मदद कुछ कर सकती है? तो मैंने साइन देखा और सेक देखते ही आपके दिमाग में जरूर इसका चचेरा भाई आता होगा, कॉस आता है। तो जब ऐसा आता है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही फंडा घूमना चाहिए कि यार टेन थीटा जो होता था वो तो साइन थीटा अपॉन में क्या होता था, वो तो कॉस थीटा होता था। मैंने कहा ऑब्वियसली होता था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसमें कि ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। जब ऐसा होता है, जब बच्चों ऐसा होता है तो इसका मतलब साइन की जगह पर तो मैं डायरेक्टली एक्स लिख सकता हूं। एवरीवन, सारे बच्चे मेरी बात को मानेंगे, साइन की जगह पर तो डायरेक्टली लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों कॉस को क्या लिख सकता हूं, जरा देखना ध्यान से, यहां पर देखना जरा, यहां से इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos लिख सकते हैं। सॉरी, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos इज इक्वल्स टू में वाई। और ये भी तो क्या लिखा हुआ है, अपॉन में कॉस ही तो लिखा है। जरा देखो इसे चेक कर लो। देखो अब ये कॉस को लिखे रहने देते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों, एक्स इंटू में 1/cos में कॉस थीटा। तो देखो 1/cos में कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वाई, यानी कितना हो जाएगा एक्स इंटू में वाई। क्या कहीं पर ऐसी तस्वीर दिख रही है? जरा तस्वीर से तू लो, निकाल दिया हमने। तो तस्वीर बिल्कुल x इंटू वाई वाली ही मिली और हम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर दिया बच्चों। तो इसका मतलब सर इसका आंसर जो आना चाहिए वो तो ए आना चाहिए। मैंने कहा बेटा यहां देख लो, क्या ए आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बात खत्म हो गई। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सारे सवाल एकदम क्लियर है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल भी बेहद ही चुम्मेश्वरी सवाल। कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y is equals to 0 and y is equals to -5 has one solution, two solution, infinite solution और no solution। तो क्या होगा मैं बताता हूं आप लोगों को क्या होगा। एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि y is equals to 0 का मतलब क्या होता है। y is equals to 0 का मतलब यहां पर सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है
y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका y इज इक्वल टू में 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की हर वैल्यू आपको 0 ही मिलनी है। जब ऐसा हो गया, इसके बाद वो कहते हैं कि y इज इक्वल टू -5, तो 1 2 3 4 5 देख लीजिए यहाँ पर, ये चीज यहाँ गई और ये चीज यहाँ गई, ये आपकी क्या लाइन बन गई, ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू -5। अब मुझे बताइए ये y इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू -5 है, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हो गई? बताओ जी, पैरेलल नहीं हो गई? और जब ये दोनों लाइनें बच्चों पैरेलल हो गई तो क्या ये कभी मिलेंगी? ऐसे करेंगी? नहीं करेंगी। जब ये ऐसे नहीं करेंगी इसका मतलब कोई आंसर ही नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता, क्योंकि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है। तो हो गया ना हल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इससे तो देख के ही पता चल रहा है इसका क्या है बच्चों, नो सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई सबके? तो आंसर क्या होना चाहिए सर? फिर तो आंसर सर डी ही होना चाहिए इसका। सो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? डी। क्लियर हुई बात? देखो कितने इजी से कॉन्सेप्ट हैं और कितने आराम से सारे सवाल हो पा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। कहते हैं कि एक पेयर डाई है, गोरा डाई है, नहीं मतलब पेयर का मतलब है कि उसमें सारी चीजें हैं, 6 फेसेस हैं और 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबरिंग दे रखी है, इस तरीके की चीजें हैं उसमें। ठीक है, थ्रोन वंस, एक बार फेंका हमने। वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए इवन कंपोजिट नंबर की। अब यहां पर खेल गया वो, तो वो बोल रहे हैं कि इवन कंपोजिट नंबर। अब देखिए कंपोजिट, सबसे पहले तो देखिए आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बच्चों बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल अपॉन में फेवरेबल होता है एवरीवन। तो टोटल तो भाई देखिए 6 आउटपुट आ सकते हैं, टोटल तो 6 आउटपुट आ सकते हैं, लेकिन मेरा फेवर कौन करेगा? देखता हूं अभी मेरा फेवर कौन करेगा। देखिए ये तो प्राइम हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों? प्राइम हो गया। ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं होता, ना प्राइम ना फिर कंपोजिट होता, तो ये तो अपनी रेस से गया। ये देखिए ये एक इवन कंपोजिट है। इसकी बात करें तो ये अगेन ये फिर से प्राइम है। अगर इसकी बात करें बच्चों तो ये क्या है? एक इवन कंपोजिट है ना बच्चों? समझ गए? क्योंकि ये खुद से और 1 के अलावा भी किसी और से हो रहा है। वो किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब कंपोजिट हो गया, और 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन हो गया। यहां पर भी सेम सिनेरियो है। तो यानी कि 2 नंबर ऐसे हैं जो मेरे फेवर में आएंगे यहां पर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? इवन कंपोजिट नंबर। तो ये 2 नंबर दिख रहे हैं मुझे, मैंने यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं मेरे फेवर में? 2। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ यानी सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/3 आ रहा है। क्या ऐसी तस्वीर कहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, बी पे दिख रही है। कितना, अरे सर जी मजा ही आ गया बिल्कुल। है बिल्कुल ही मजा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। देख लीजिए 20 का जवाब आ रहा है। सो इसका मतलब सर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। बढ़े आगे? जी सर बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कहते हैं कि 8 चेयर एंड 5 टेबल, ठीक है, ये कितने रुपए की मिल रही है? 10,500 की। फिर 5 चेयर और 3 टेबल कितने रुपए की मिल रही है? 6,450 की। तो पूछ रहे हैं चेयर का रेट बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। अब एक बात सुनिए मेरी, अगर हम लोग बात करें तो चेयर को हम लोग क्या मान सकते हैं बच्चों? चेयर को थोड़ी देर के हम लोग एक्स मान लेते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को ज्यादा, क्योंकि आपको सिर्फ जस्ट OMR भर के आनी है, ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? हम लोग चेयर को मानने वाले हैं एक्स एंड टेबल को, आपका जो टेबल है इसको मानने वाले हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या? इस चीज को मानने वाले हैं हम लोग, टेबल को मानने वाले हैं हम लोग यहाँ पर वाई। सो अब एक बात बताइए भाई, अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ एक्चुअल में हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेयर की कॉस्ट वन चेयर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एंड यहां पर भी लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वन टेबल। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल हम लोग यहां पर x लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में खरीदे कितने गए? अगर आप लोग पहले सिनेरियो की बात करें तो यहां पर 8 चेयर खरीदी गई, यानी कि 8x हो गया। भाई अगर एक का प्राइस x है तो 8 का कितना होगा? 8x होगा। और 5 टेबल प्लस में कर देंगे, 5 टेबल भी खरीदी गई। तो अगर एक टेबल का प्राइस बच्चों y है तो 5 टेबल का प्राइस बच्चों कितना होगा? तो 5y नहीं होगा, क्या होगा? ठीक है जी। सो इसका टोटल कितना आ रहा है? 10,500 आ रहा है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। फिर कहते हैं कि 5 टेबल 5 चेयर
और 3 टेबल, ये कितने का बता रहे हैं, 6450 का बता रहे हैं। कहते हैं मुझसे कि मुझे सिर्फ चेयर का एक चेयर का प्राइस बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई से मुझे कोई ज्यादा मतलब है नहीं, यहाँ पर मुझे वाई से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मैंने थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, उसका हेल्प लेकर के मैं वाई को इसमें से हटा सकता हूं। कैसे? इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। कैसे सेम करोगे? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 3 से इसे करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 5 से इसे करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और दोनों को माइनस कर देंगे। आइए जरा करके देखते हैं इसे। अगर 3 से इसे कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना, 24x, यहाँ कितना आ जाएगा 15y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 15, और यहाँ आ जाएगा 3, 31,500 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ कितना आ जाएगा, और 5 से करूंगा बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 25x, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 25x मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 15y, और यहाँ कितना मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 5 2 यहाँ चला गया तो 2 2 यहाँ चला गया तो 32, तो यहाँ आ जाएगा मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों 32,250। अब अगर हम लोग इसे बच्चों माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये चीज तो गायब हो गई पूरी, यहाँ बचा माइनस का x, और अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अगर बच्चों इन दोनों का देखिए, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन अब अभी हम लोग यहाँ से सही से कर लेते हैं इसे, 31,500, तो यहाँ 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, 5 में 0 गए, फिर यहाँ 12 में से 5 गए तो यहाँ 7 बचेगा, और 750 आ गया यहाँ पर जवाब। तो 750 यहाँ पर आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस गया, तो यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 750, यानी कि एक चेयर की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने x को क्या माना था, एक चेयर की वैल्यू, मतलब कि एक चेयर की पूरी कॉस्ट जो थी उसको माना था हमने x, और क्योंकि हमसे चेयर ही बोला था तो हमने चेयर की वैल्यू ही निकाल दी। अब आप में से कोई बच्चा ये मत करना कि इसकी भी वैल्यू निकाल दो, मतलब कि टेबल की भी वैल्यू निकाल दो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, वो लोग डायरेक्टली आपका आंसर चेक करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करना डायरेक्टली आंसर के ऊपर अप्रोच करो। तो कितने रुपए की आ गई एक चेयर आ गई 750 की, तो 750 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं जरा यहाँ पर क्या ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये क्वेश्चन बच्चों हमसे कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो आप हमें बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की पावर 4 थीटा ये कितना होगा। मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा। कैसे बताता हूं मैं बताता हूं कि जो चीज मुझे क्वेश्चन में दी हुई होती है मैं उसी चीज को यूज करता हूं। अब मैं उस चीज को यूज कैसे करता हूं, इस चीज को देखते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आपको दे रखा है कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, है ना। डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन लोग भाई सबको डरने वाले नहीं। तो यहां पर इक्वल टू 1 दे रखा है। एक बात बताओ, अगर कॉस स्क्वायर को वहां भेज दूं, अगर कॉस स्क्वायर को वहां भेज दूं तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? अब तो तुम हंस गए होगे। तो अब ये तुम कह सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओहो सर मजा आ गया, यानी कि सर मैं साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा लिख सकता हूं। एब्सोल्युटली, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, अगर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, क्या कर दी बच्चों, अगर आप लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो यहां कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो उसकी पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, या 2 है तो 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब सर साइन की पावर अगर 4 हुई तो मैं उसकी जगह स्क्वायर लिख सकता हूं। अरे हाँ सर, इसका मतलब सर यहां पर जो मैंने लिख रखा था इसका मतलब तो ये हो गया कि साइन स्क्वायर की जगह कॉस थीटा लिख सकता हूं। समझ रहे हो? और देखो यहां पर साइन की पावर 4 थी तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, और दोनों के बीच में प्लस आ रहा तो ये लिख सकता हूं। और ऐसी तस्वीर तो क्वेश्चन में ही दी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है बच्चों, 1। सॉल्व हो गया। कितना मजेदार था ये। अगर तुम चौंक गए हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जरूर देखना, ठीक है ना। बड़ा इजी सा सवाल है ये, ठीक है ना, अपन लोगों ने कर दिया। लेकिन ये तो आंसर 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सी आंसर है, देख लो भाई, सी ही आंसर है इसका, ठीक है ना।
ओके चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, बोल रहे हैं कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सिर्फ जस्ट मैं यहां पे करना चाहूंगा हैशटैग कॉन्सेप्ट, हम लोगों का हैशटैग कॉन्सेप्ट हो जाए बच्चों। तो हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर अपॉन में आपके पास 2 और 5 ये दोनों फैक्टर मिल रहे हैं, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं चाहिए, तो 2 और 5 ये दोनों के दोनों ही अगर आप लोगों को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है कि ये जो चीज है ये टर्मिनेट होने वाली है। ये क्या होने वाली है बच्चों, टर्मिनेट होने वाली है, यानी कि जो भी डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, मतलब वो टर्मिनेट होगा, रुक जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब देखिए जरा यहां पर नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ और दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और दूसरी बात कि कोई पूछे कि कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस रहने वाले हैं, तो इसी हैशटैग कॉन्सेप्ट में बता दूं आप लोगों को कि इसकी पावर m और इसकी पावर n रख लीजिए, जो भी बड़ा हुआ, चाहे m बड़ा हुआ या फिर n बड़ा हुआ या फिर m और n दोनों के दोनों बराबर हुए, तो जो कितने नंबर ऑफ प्लेसेस रहेंगे, m प्लेसेस, जो बड़ा है वो कितने नंबर ऑफ प्लेसेस रहेंगे, n प्लेसेस, जो बड़ा है वो कितने नंबर ऑफ प्लेसेस, m रख लो या फिर n रख लो, क्योंकि दोनों के दोनों ही बराबर है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 की पावर यहां पर 3 दे रखी है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पर कुछ भी आ जाए, पॉइंट के बाद 1 2 3 प्लेसेस रहेंगे, 3 प्लेसेस रहेंगे पॉइंट के बाद, तुम ये बात कह सकते हो यहां पर, क्योंकि बड़ा कौन है, 3 यहां पे बड़ा दिख रहा है, 2 नहीं होगा 3 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। और कभी भी देखो नीचे बस देखो टर्मिनेटिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन, सिग्नल क्या है, सिग्नल क्या है बच्चों, सिग्नल है कि 2 और 5 ही होने चाहिए, और कितने डेसिमल तक चलेगा, तो जिसकी पावर हाईएस्ट होगी वही बता देना, बस बात खत्म। तो ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका आंसर ए है, हम लोग यहां से चेक भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है बच्चों कुछ इस तरीके से, कहते हैं कि एलसीएम बताइए इन दोनों नंबर्स का। अरे यार हलवा वाली चीजें पूछते हो हमसे तुम, हलवा वाली चीजें पूछते हो, बिल्कुल भी डरे नहीं हम। क्यों नहीं डरे हम, क्योंकि हमको तो एलसीएम निकालना ही आता है। आइए जरा यहां पर बात कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, ये एक नंबर दे रखा है भाई, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3। भाई अगर एलसीएम पूछ ले या एचसीएफ भी पूछ ले, देखो मैं दोनों के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूं, यहां पर कर देते हैं अपन लोग हैशटैग कॉन्सेप्ट कर देते हैं अपना, है ना भाई। एलसीएम बोलता है जो भी नंबर है, वैरायटी बताओ मेरे को, कितनी वैरायटी है तुम्हारे पास, कितनी वैरायटी है, ठीक है ना। तो कितनी वैरायटी है भाई, 2 और 3 ही है अपने पास तो, अच्छा बस यही है। तो अच्छा दोनों की हाईएस्ट पावर ले आओ, अच्छा 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। यानी कि आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इस तरीके, अरे इसी फॉर्म में दे रखे हैं सारे के सारे, तो लो जी ऐसा कहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है, लो जी आंसर हो गया, सी आंसर। अगर कोई एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ कहता है दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, तो मैंने कहा यार 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो यानी कि 2 भी है और 3 भी है। अच्छा सबसे छोटी वाली पावर बताओ, 2 की सबसे छोटी वाली पावर 2, 3 की सबसे छोटी वाली पावर 2, तो अगर एचसीएफ पूछता तो ये हो जाता, एलसीएम पूछा तो ये, तो एलसीएम भी पूछा है, तो ये वाला आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका करेक्ट हो गया। और ये जो इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, इसका एचसीएफ है। क्या ये बात आप लोग समझे, कितना ईजी है। आइए जरा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं, उससे पहले दिखा देता हूं कि ये आंसर सी ही आ रहा है। आइए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। कहता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड उनका प्रोडक्ट जो है वो 12,960 आ रहा है, तो एलसीएम बताओ। इसमें भी बच्चों एक बार हो जाए हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, कभी भी जिंदगी में 2 नंबर दिए जाएं ए और बी, तो हमेशा याद रखना है कि ए इंटू में बी इज इक्वल टू होता है हमेशा इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी। तो अब उन्होंने दे क्या रखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट कितना है बच्चों 12,960, और एचसीएफ भी दे रखा है, बिल्कुल 18 दे रखा है। एलसीएम पूछा है, तो लो जी एलसीएम ऑफ ए बी निकाल लो। तो कैसे निकलेंगे, ये यहां डिवाइड में जाएगा,
तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12,960 अपॉन में 18 आ जाएगा बच्चों। जब बच्चों आप इसे कैंसिल करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप 9 के टेबल से इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 9 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चला जाएगा 4 आ जाएगा, 36 फिर से 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 2 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 720, तो 720 आ रहा है, कहीं है, बिल्कुल है। तो सी ऑप्शन जो है अपना बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट होना चाहिए। यहां पर जो मैंने आप लोगों को हैशटैग कॉन्सेप्ट बताया है ये यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2 नंबर जब कभी भी दे रखे होंगे तो उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई और एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हमेशा एक दूसरे के बराबर आती है। तो चलिए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, और यहां पर देख लेते हैं सी ही आ रहा है, हम गलत हुए कभी कभी नहीं, तो बढ़ते हैं आगे। आइए जरा सो बात करते हैं हमारे इस अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल हमसे कहता क्या है, अगला सवाल बच्चों हमसे कहता है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, ये जो है DE इज पैरेलल टू BC, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी घटना, ये 4 घटनाएं दे रखी हैं, कौन सी सच्ची घटना है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब कभी भी इस तरीके से ये देखिए दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ADE ये वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ABC के, ABC के, ठीक है। अब अगर आप कोई सा भी ऑप्शन देख लें इन सब में AB, ठीक है, AB जो लेंथ है AB आ रही है, और फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्या क्या चीजें चल रही है, यहाँ पर X और Y भी चल रहा है, ये बातें आप लोगों के पास आ रही हैं। सो इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। यहां पर एक चीज नहीं लिखी हुई है कि ये वाली जो लेंथ है ये A है और ये वाली जो लेंथ है B है, तो वरना आपको A और B कहां से इंक्लूड करोगे, तो यहां से इंक्लूड करना है, यह आपका A है और यह आपका B है, और X और Y इन दोनों को जो है वो आपको इंक्लूड करना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, जस्ट टेक अ चिल पिल। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों तो इन दोनों ये दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, ये वाली ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम है, ये दोनों के दोनों ऊपर वाला और ये बड़ा वाला जो है वो सिमिलर होंगे, तो हम लोग कर लेते हैं इस बात को, कोई बहुत बड़ी तो चीज़ है नहीं है। आइए ज़रा देखिए अगर मैं बात करूं ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं तो मैं बोल सकता हूं कि AE जो हमारा AE है वो उसके अपॉन में अगर मैं रख दूं हमारा AC, AE के अपॉन में, देखिए AE के अपॉन में अब AC रख रहा हूँ, इसी के वो करस्पॉन्डिंग है ना, ये AE के करस्पॉन्डिंग AC है, तो इसका मतलब इसको इक्वल मैं किसके कह सकता हूँ, दूसरा कोई, क्योंकि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो मैंने इसके अपॉन में ये बड़ा वाला रख दिया। अब मैं DE ले सकता हूँ ऊपर वाले का, ये ना देखो ऊपर में मैं ऊपर वाला रख रहा हूँ, यानी कि ये छोटा वाला रख रहा हूँ, तो हर जगह पे छोटा वाला ही रखना है पहले ऊपर, तो ऊपर से DE आ गया यहाँ से अपॉन में, ये कितना आ जाएगा यहाँ से BC आ जाएगा, तो देख लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग यही है। अब अगर आप लोग यहाँ से बात करें तो AE, अगर हम AE की बात करेंगे तो A आ जाएगा, और अगर मैं AC की बात करूंगा बच्चों तो A प्लस B आ जाएगा, DE की बात करूंगा बच्चों तो X आ जाएगा, और BC की बात करूंगा बच्चों तो Y आ जाएगा। वी हैव सो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं X Y इन सब के टर्म्स में पूछा गया है, तो सबसे पहले अपन लोग यहीं पर निकाल लेते हैं, X की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y इंटू में A अपॉन में A प्लस B, तो ऐसा कहीं पर बन रहा है, लो जी बन गया, पहले बार में ही बन गया, तो x इज इक्वल टू में y ए अपॉन में a प्लस बी, डायरेक्टली बन गया, तो x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल गई। और अगर आप में से कोई बोल रहेगा कि सर y की जगह भी तो रख सकते थे, बेटा y की जगह भी रख सकते थे, लेकिन आप लोग एक बात सोचिए कि आपको या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल कर तो दिखानी पड़ती। देखो ये d क्यों नहीं हो सकता था, एक एक करके बात करता हूँ मैं, ठीक है, डी क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि x अपॉन वाई आपने यहाँ पे देख रखा है, और x अपॉन वाई किसके बराबर आ रहा है, a अपॉन में a प्लस बी, तो डायरेक्टली ये वाला तो हो ही नहीं सकता था आंसर। फिर आप में से कोई कहता कि सर x की वैल्यू निकाल लो, देखो x की वैल्यू निकाली तो इन दोनों में से कोई एक ही मैच करता, तो जब ये वाला मैच किया तो ये वाला आंसर हो गया, ये वाला नहीं किया तो नहीं हुआ। अब आप में से कोई कहता कि सर y रख करके देखते, तो देखो बच्चों मैं इसको इधर भेज देता हूँ, y को अकेला कर देता हूँ, तो x इंटू में a प्लस बी अपॉन में a रहता इज इक्वल्स टू में y, तो y की एक्चुअल में वैल्यू ये आती जो कि कहीं दे नहीं रखी, तो इस वजह से भी आंसर नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से सी। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है सी। क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 2:1। कुल मिला के बात यह है बच्चों
कि इस तरीके से लाइन दे रखी है आप लोगों को 2:1 में कर रहा है। पॉइंट कितना है 13 यहाँ दे रखा है बच्चों एंड 46 यहाँ दे रखा है। और यहाँ की बात करेंगे तो ये 2:1 है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि 2:1 है तो आप लोगों को घबराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पर अगर x1 y1 और यहाँ पर अगर बात करें तो x2 y2 और m/n होता था, तो हम कैसे लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे x2m। मैं सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो रिवाइज हो जाए बच्चों। m+n आप क्या करते थे y2m प्लस में y1n अपॉन में m+n हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते थे। क्लियर है। आइए जरा बात करते हैं अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को जस्ट अप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे, डिवाइड में 2 + 1 आ जाएगा। अगेन 4 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 × 2 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है, अपॉन में 2 + 1। तो यहाँ पे देखिए ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/3। यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15/3 है ना। तो इसे कैंसिल करेंगे 3 आ गया, इसे कैंसिल करेंगे 5 आ गया। तो आंसर कितना आना चाहिए आपके पास 3/5। देखते हैं जरा 3 और 5 कहीं दे रखा है, डी दे रखा है बच्चों। सो यानी कि डी हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अब अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी समझा दिया है। इस फॉर्मूले को हम लोग कह सकते हैं #कॉन्सेप्ट अपना, ठीक है ना। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लाजवाब तरीके से क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ला ये हमें डराएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बड़ा ही इजी है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ये। तो 3825 दे रखा है। अगर मैं 3 के टेबल से करूं, देखो पहले चेक करना पड़ेगा। सो 3 8 कितना हो जाएगा 11 11 2 13 13 और 5 18। तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या होता है कि जो भी नंबर लिखा हो अगर उसमें सारे नंबर्स को ऐड कर दो और उनका एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए मैं 3 से कर रहा हूँ। 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 फिर से 3 से कर सकते हैं क्या 3 10 हाँ 15 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये 6 और 5 11 हो रहा है, तो अब नहीं हो पाएगा। अब 5 से कर देते हैं तो 8 हो गया, 5 हो गया। फिर से 5 से कर देते हैं, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे 17 से ही हो जाएगा ये, तो यानी कि यहाँ पे बचा 1। तो आंसर आ रहा है 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू में 17। क्या है हमारा ये 38 25। तो देखो बच्चों कोई आंसर इसमें मैच कर रहा है हमारा, बिल्कुल ये आंसर मैच कर रहा है हमारा कि 3 की पावर 2 5 की पावर 2 एंड 17। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर फिर ये सही क्यों नहीं है, लेकिन बच्चों हम लोगों ने क्या बोला है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर जल्दबाजी में कोई लिखेगा तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर बोलेगा कि यार ये वाला भी तो ठीक है, ये गलत आंसर है बच्चों। तो ऐसी गलती ना करे कोई भी बच्चा, इवन ये वाला भी गलत है। अगर आप यहाँ से देखेंगे मतलब ये तो गलत है ही, खैर ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, बाकी ये एक ही सही है बस। तो ध्यान रहे इस बात का कि 5 का स्क्वायर 25 अगर यहाँ देख लिया तो यहाँ नहीं, ये क्योंकि कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन यही है करेक्ट। ओके सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपका सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे अगले सवाल की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे की तरफ बढ़ते रहना है। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। आ जाओ जरा। कहते हैं कि एडी की लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। बीडी इसकी लेंथ बच्चों कितनी दे रखी है हमें 3 दे रखी है, ठीक है जी। अच्छा जी। सो और सीबी की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों 12 दे रखी है अपन को, ठीक है। तो कॉट थीटा पूछ रहे हैं बच्चों। एक बात बताओ कॉट थीटा कितना होता है? कॉट थीटा तो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है कॉट थीटा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ कि यहां पर इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया एवरीवन, भाई यही हुआ ना। थीटा के साथ वाला क्या होता है बेस और सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है जी। अच्छा देखिए बच्चों यहां पर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो यानी कि ये बच्चों क्या हो गया ये हाइपोटेनस हो गया। इसका मतलब मैं एक गेम कर सकता हूं, क्योंकि देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए बी। देखिए क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर सॉरी ए बी नहीं चाहिए मुझे, बेस कितना है बी सी अपॉन में मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, यही चीज चाहिए मुझे। बी सी तो पता है कितना है 12 है,
मुझे ये नहीं पता यार ए बी कितना है, लेकिन एक बात समझो, ये तो हाइपोटेनस हो रहा है इसका, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर जो है, अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं यहां पर, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये दोनों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 16 और 9, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 25, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ए बी इज इक्वल्स टू में कितना हो गया 5, तो ए बी को लिख सकता हूँ 5, यानी 12/5। अब 12/5 कहाँ दे रखा है बच्चों, डी में दे रखा है 12/5। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? कितना इजी सवाल है, कॉट पूछा था, कॉट का मतलब कॉट बोले तो बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस अपॉन बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, इसकी लेंथ पता थी, ये नहीं पता थी, लेकिन यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ बता दी थी, तो हाइपोटेनस बड़े आराम से निकल गया, चुटकियों में निकल गया। ये पता करते ही हम लोगों ने बी अपॉन पी कर दिया और आंसर निकल गया, डी आ रहा है। और अगर हम लोग चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं डी आ रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल, ओए होए ओए होए ओए होए, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। देखो जरा इसे, ये कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बचपन की बातें याद करो, बचपन में ही क्या होता था, वो कहता था कि मेरे सामने वाली साइड मेरे ही बराबर होगी, मेरे सामने वाली साइड मेरे ही बराबर होगी। देखो इन दोनों को बराबर रखना है, इन दोनों को बराबर रखना है, और अकॉर्डिंग टू द बचपन की प्रॉपर्टी हम लोग ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हुआ 12, और x माइनस वाई कितना हुआ बच्चों, कितना हुआ 8 हुआ। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। आपको चाहिए क्या, x और y की वैल्यू, अभी निकाल के देते हैं गुरुजी। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर इन दोनों को जोड़ दूं, मैं कुछ ना करूं, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, तो माइनस का y और प्लस का y, प्लस का y और माइनस का y अगर जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x आ गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 20 आ गया। इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 किस में दिख रही है, सिर्फ एक ही में दिख रही है, यानी कि a इसका करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ एक ही में दिख रही है। y निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं निकालूंगा भाई। लेकिन वैसे अभी तुम अगर सिर्फ ऑप्शन से पता लगाना चाहते हो तो ऐसे पता लगा सकते हो, लेकिन चलो फिर भी अपन लोग बात करते हैं y के बारे में। तो x प्लस वाई कितना था अपना, 12 था। x की वैल्यू तो 10 है, अपन को पता चल गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, 12 माइनस 10 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 2 आ रही है, और यहाँ पर भी चेक कर लीजिए 2 ही आ रही है। ठीक है, सो इसका मतलब इस सवाल को भी हम लोग बहुत आराम से और अच्छे तरीके से यहां पर कर पाए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल में हम लोगों से क्या पूछते हैं, और उससे पहले यहां पर देख लीजिए ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो कि एबीसी है, एसी जो है वो बराबर है बीसी के। ध्यान से सुनिएगा कि मैं अगर यहां पर इस तरीके से बना दूं, AC जो है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, मेरे से कहते हैं कि AC जो है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये बराबर है बच्चों BC के, यानी कि इसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। फिर कहते हैं कि AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है वो AC के स्क्वायर के, देखिएगा AB का जो स्क्वायर है वो 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर बड़ी ही मजेदार बात है, वो आप लोगों को समझना होगा कि एंगल सी मेजर करने के लिए बोल रहे हैं वो। मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के बराबर ही थी, ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के बराबर ही थी, और कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज है वो इसके, देखिए AC इसके स्क्वायर के 2 टाइम्स के बराबर है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं ये नहीं लिख सकता, 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। एवरीवन, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, बोलो यस सर। तो अब इसमें बताओ मुझे कि AC का स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों AC तो किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका मतलब AC का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब सर मैं AB का स्क्वायर लिख सकता हूं BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। एवरीवन, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब सर अब तो मैं ये भी कर सकता हूं, इसका मतलब, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, AB का जो स्क्वायर है बराबर है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। अरे गलती हो गई, ये तो
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों ये कुछ ऐसा बनना था। यहां पर बच्चों क्या होना था, यहां पर एंगल बनना था सी, यहां पर बनना था 90 डिग्री। दैट्स वाई यहां पर ए बी, देखो AC और BC एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर, और AB जो हो गया वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये एक राइट एंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था। और सी पर क्या बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि इसके सामने वाली साइड क्या आ रही है, हाइपोटेनस। तो यानी कि सी जो एंगल बन रहा है बच्चों, सी जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। समझ में आई बात, है ना। सो बड़ा ही सिंपल सा था जो उन्होंने बात बोली, AC इज इक्वल टू में BC, ये काम आई यहां पर जब मैंने AC 2AC स्क्वायर को अलग अलग करके देखा, फिर AC की जगह BC रख दिया, तो पता चला अरे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग वहां से ये आंसर निकाल पाए, है ना बच्चों। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, उससे पहले डी चेक कर लो पहले तो तुम लोग, है ना। चलो जी, तो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल कहता है कि अगर एक जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक जीरो जो है वो -1 है तो दूसरा वाला क्या होगा, ये बताओ हमको। हमने कहा हम क्या डर रहे हैं तुमसे, हम तो बता देंगे। तो आइए जरा, अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखा है तो आप लोग इसे बहुत ही आराम से तसल्ली बख्श तो बता सकते हैं। जरा देखिएगा यहाँ पर। सो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर +1 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा बच्चों। तो -8 आ रहा है। अब -8 इसको कैसे स्प्लिट करूं कि -8 आ जाए, बड़ा ही आसान है। देखिए जरा यहाँ पर आप -8x कर दीजिए और प्लस में x कर दीजिए -8। अब देखिए -8 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो कितना आता है, -8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -8। तो हो गया ना काम। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, x -8 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया, 1 कॉमन निकाल लिया। अगर एक्चुअल में ये रहा होगा तो यहाँ पर निकल जाएगा ये, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x -8 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में ही, तो बचा कितना, x + 1 बचा, इक्वल टू में 0 आ गया। तो एक बार हम इसको 0 रख सकते हैं, एक बार इसको 0 रख सकते हैं। तो x -8 इक्वल टू में 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और एक बार x + 1 को इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब -1 तो उसने पहले ही मुझे बता दिया था, जैसे मेरी आंख भी नहीं खुली थी उसने तभी बता दिया था कि -1 है। तो दूसरा वाला बताओ, तो दूसरा वाला तो +8 आ रहा है। क्या कहीं +8 दे रखा है बच्चों, अरे बिल्कुल दे रखा है सर। तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा वाला, इसका आंसर हो गया 8। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब अगर उन्होंने हमें एक जीरो दे रखा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंपल तरीका होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप वैसे इस काम को यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज। अब दो हमारे पास डाइज हैं। अब दो ऐसे बिल्कुल एकदम महाभारत चलने वाली है, ठीक है ना। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब कि कहने का क्या है कि दोनों पर ही सेम आ जाए, यानी कि ऐसे आ जाए 1 1, पहले वाले पे ही 1 1, दूसरे वाले पर भी आ जाए, तीसरे वाले पर भी आ जाए, मतलब 3 3 आ जाए, या फिर 4 4 आ जाए, या फिर 5 5 आ जाए, या फिर बच्चों क्या आ जाए, 6 6 आ जाए। वो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मैंने 2 डाई फेंके, ओए दोनों पे 1 1 आ गए, या फिर दोनों पे 2 2 आ गए, या फिर दोनों पे 3 3 आ गए, या फिर दोनों पे 4 4 आ गए, या फिर दोनों पे 5 5 आ गए, या फिर दोनों पे 6 6 आ गए। लेकिन अगर हम लोग वैसे भी सोचें कि 2 डाई फेंकने पर टोटल कितने होते होंगे, क्योंकि बात प्रोबेबिलिटी की हो रही है। अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो अपन लोगों को तो फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, अपॉन में टोटल, और ऊपर क्या रहता है, फेवरेबल। तो टोटल कितने होंगे, 2 बार फेंके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने बनते हैं बच्चों, 36 बनते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएंगे 36। तुम्हारे फेवर में कितने, तुम्हारे फेवर में कितने, तुम्हारे फेवर में तो या तो ये, तो टोटल कितने, 6। तो यानी कि आपने क्या किया, 6 अपॉन में 1 दिया, तो 1/6 आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। क्या 1/6 कहीं है, अरे वाह भाई वाह। तो हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बच्चों। क्लियर है। तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। देखो मैंने एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट करवाया हो, जो बेसिक फॉर्मूला है उन्हीं से करवा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ रही है। इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि बेसिक चीजें ही पूछी जाने वाली हैं, बेसिक पेपर है ना। आइए जरा बात करते हैं हमारे अगले सवाल। देख लीजिए, ए बिल्कुल करेक्ट है।
बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। ओहो ओहो, बड़ा ही मस्त सवाल, बड़ा ही मस्त सवाल। बिल्कुल मस्त क्यों है? क्योंकि सिंपल सी चीज पूछ रहा है, कह रहा है मिड पॉइंट बता दो बस। मिड पॉइंट बता भी दिया, बल्कि पी और क्यू पूछ रहा है। जरा देखो ये और ये, तो अगर 3p और यहां पे 4 दे रखा है और यहां पर -2 2q दे रखा है, इसका अगर मिड पॉइंट कोई पूछेगा तुमसे तो तुम क्या कहते हो? तुम यही तो कहते हो कि अगर x1 y1 x2 y2 दे रखा है तो मिड पॉइंट के लिए यही तो कहते हो कि x1 x2 प्लस में डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यही तो निकालते हो तुम। जरा ऐड करो इनको, 3p प्लस माइनस का 2 डिवाइड बाय कितना होता है 2, और तुम यही बोलोगे कि 4 प्लस में 2q डिवाइड बाय 2, यही मिड पॉइंट है। लेकिन ये चीज आपको दे कितनी रखी है उन्होंने? 2 और 6, यानी कि x वाला इसके बराबर होगा और y वाला इसके बराबर होगा, एवरीवन, है ना? तो चलिए जरा करके देखते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? ये माइनस, यानी कि 3p माइनस 2 डिवाइड बाय 2 बराबर कितना हो गया बच्चों? 2 के बराबर हो गया। ये यहाँ गया तो 4 हो गया, 3p माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 4 हो गया, क्योंकि डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3p इज इक्वल्स टू में 6, कैंसिल किया यहाँ 2 आ गया, तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। देखिए जरा p की वैल्यू कहीं पर दिख रही है? अरे p प्लस q पूछा है तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गया 4 प्लस 2q डिवाइड बाय 2, यहाँ पर दे रखा है बच्चों 6, ये 2 यहाँ गया तो 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब ये यहाँ गया तो कितना हो जाएगा? 2q इज इक्वल्स टू में 8 हो गया। अब इसे कैंसिल किया तो 4 आ गया, तो q की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? यहाँ पर q की वैल्यू आ गई 4। पूछा क्या है? p प्लस में q, यानी कि 2 जमा 4, यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है अपना? 6। इन दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों? 6 आ रहा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं जरा, क्या इसका आंसर बी ही है? लेकिन हम कभी गलत नहीं होते हैं, तो देख लीजिए जरा यहाँ पर, इसका आंसर एग्जैक्टली बी ही आ रहा है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और सेक्शन ए का ये आखिरी सवाल है बच्चों। आइए जरा देख लेते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है आप लोगों को, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, हैशटैग कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर मैं यहाँ पर हैशटैग कॉन्सेप्ट बता दूं आप लोगों को, तो सबसे पहली बात, टर्मिनेट होने के लिए नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 2 और 5 में से जिसकी पावर भी बड़ी होती थी, जो भी होती थी, सबसे बड़ी पावर जो भी होती थी, उतने ही डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद उतने ही प्लेसेस चलते थे, उतने ही प्लेसेस होते थे। आइए जरा देख लेते हैं 147। अगर हम लोग 120 की बात करें बच्चों, तो 120 को आप ऐसे देख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास 2 की पावर 3, 3 यहाँ पे दे रखा है, 5 यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, लेकिन आप पहले ये चेक करिए क्या 3 गायब हो सकता है, यानी कि इसको कैंसिल कर सकते हैं इससे। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, और 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये भी हो जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो 49 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू में 5। अब इन दोनों में से सबसे बड़ी पावर किसकी? 2 की पावर है, कितना है? 3। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो देख लेते हैं हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहाँ पर आएगा बच्चों कितना? 3। देख लिया अपन लोगों ने। बस ध्यान रहे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, कुछ और है तो वो हट जाएगा अगर वो टर्मिनेटिंग है तो। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 लिखा ही रहता ना, मतलब इनकी मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो अगर 3 मल्टीप्लाई में लिखा रहता अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता। ओके, सो ये सवाल भी हम लोगों ने कर लिया। इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को हर एक सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेक्शन बी, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन बी के बारे में। और सेक्शन बी में किस तरीके के सवाल दिए गए हैं, इन सभी सवालों को चुन चुन करके पकड़ पकड़ के पेलेंगे आराम से। आओ जरा आराम से करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सेक्शन बी का बारे में बता दूं आप लोगों को कि सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को अपनी पसंद के, यहां पर आप अपनी चॉइस दिखा सकते हैं, अपनी पसंद के 16 क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अपन लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 20 के 20 क्वेश्चंस। चलिए जरा शुरू करते हैं। पहला सवाल बच्चों कहते हैं कि पहले सवाल में ही कह रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर whose radius is r। सो उसका जो उसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? प्रोट्रैक्टर की जो इमेज होती है वो बच्चों कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से बता सकता हूं
कि कुछ इस तरीके से होती है। अब यहां पर ये देखिए ये सेंटर होता है, तो यहां पर भी आर हो गया, यहां पर भी आर हो गया, ये सेमी सर्कल है। अब देखिए पूरे सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसकी बात करें तो ये तो पाई आर हो जाएगा बच्चों, और यहां पर ये भी एक आर है और ये भी एक आर है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो आपकी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज की लेंथ को काउंट कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो करना क्या है यहां पर, तो ये पाई आर हो गया और 2 आर और जोड़ने पड़ेंगे, तो 2 आर हो गया यहां पर, तो ये आपका बच्चों जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हम लोगों को क्या दिख रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर। सो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा बच्चों अब हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि पीई यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की डिनोट्स करते हैं, किस तरीके से डिनोट की जाती है या कहां से कहां तक होती है। आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, इसके लिए कोई बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है कि अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी, बिलिटी की बात की जाएगी, तो बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम जाएगी तो 1 तक जाती है, और इसके बीच में ही कहीं ना कहीं रहती है अदरवाइज। तो 0 से लेकर के 1 तक की इसकी लिमिट होती है। सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है 0। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज हो ही नहीं सकती। जैसे कि 12वीं क्लास में जाकर के मैं 11वीं के स्टूडेंट ढूंढूं तो वो नहीं मिलेंगे, 0 प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं 11वीं की क्लास में जाकर के बोलूं कि 11वीं के स्टूडेंट मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहां पर 110% मिलेगा ही मिलेगा, वहां कंफर्म है। तो मैक्सिमम कितनी हो गई 1 एंड द मिनिमम इज 0, और बाकी जो भी कम थोड़ा बहुत रहती है तो वो इनके बीच में रहती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पॉइंट्स में रहती है। या तो अगर बिल्कुल ही पॉसिबल है, श्योर इवेंट है, तब तो आपको 1 ही मिल जाएगी, और अगर इम्पॉसिबल है तो 0, अदरवाइज पॉइंट्स में मिलती है। तो 0 से लेकर के 1 तक। सो कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला सवाल, देख लेते हैं अब। चलिए जरा। सो बात करें अगर हमारे अगले सवाल के बारे में, तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि जो एंगल है, एंगल बी जो है बच्चों वो 90 डिग्री दे रखा है किसी एक ट्राइंगल में। तो अगर इस तरीके से कुछ दे रखा है तो मैं कुछ ऐसा मान लूँ इसे 90 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया। ओके, फिर कहते हैं कि बी डी जो है बी डी यहाँ से बी डी, इधर से डी आ गया, क्योंकि वो AC पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, AC की बात कर रहे हैं, ये रहा है AC 9 है, ये टोटल 9 है बच्चों, पूरा 9 है। ओके, सो AD की लेंथ वो बता रहे हैं 3 है, फिर वो पूछ रहे हैं BD की लेंथ बताइए। देखिए AD की लेंथ वो 3 बता रहे हैं, आई एम सॉरी AD की लेंथ जो है बच्चों वो 3 बता रहे हैं, और BD की लेंथ पूछ रहे हैं। बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है ये 3 है, देखिए अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 3 है, ये पूरी 9 थी, तो ऑब्वियसली ये 6 हो जाएगी, मानते हो ना। सो अगर ऐसा है तो फिर अब आगे का सिनेरियो क्या होगा, आप लोगों को इसकी लेंथ कैसे पता चलेगी, आपको अब यहां पर ये बात बतानी होगी। तो चलिए जरा डिस्कस करते हैं कि BD की वैल्यू, जो BD है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि उसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, या क्या लेंथ होने वाली है इसकी, इसके बारे में यहां पर डिस्कशन करना है। सो यहां पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो डेफिनेटली बात है कि ये जो सामने वाली जो लाइन है ये इसके लिए क्या हो जाएगी, इसका हाइपोटेनस हो जाएगी। यानी कि आप यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि BD, देखिए आप ABD ट्राइंगल में अगर आप देखें ABD में, तो आपको पता चल रहा है कि AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, देखिएगा बच्चों जरा ध्यान से, इक्वल हो जाएगा किसके, AB के स्क्वायर के। बच्चों एवरीवन, सारे बच्चे ध्यान देंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD प्लस AD। वहीं पर इसी के साथ बच्चों एक और बात कहना चाहूंगा कि ट्राइंगल, अगला वाला ये वाला ट्राइंगल देखिए बच्चों, ये वाला ट्राइंगल यहां पर भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला बोले तो हाइपोटेनस। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा, BCD। तो अल्टीमेटली अगर आपसे यहां पर भी बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि BD का, देखिए जरा, CD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। और अगर ये एक 90 डिग्री है बच्चों, तो ट्राइंगल ABC में जरा देखना, क्या तुम ये नहीं बोल सकते कि AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AC का स्क्वायर, क्या तुम ये नहीं कह सकते बच्चों,
सर कह सकते हैं। अच्छा जी, तो अगर AC की बात की जाए तो ये तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 81 होता है। तो यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों? 81 हो जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन हो गई मेरे पास, है ना। अब यहां पर जरा देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस में कर दूं इक्वेशन 2 तो क्या होगा? तो जरा देखिएगा, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में, यहां से देख लीजिए CD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। यहां से देखिए राइट साइड पे क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही आ जाएगा बच्चों। ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट साइड वाले देखो, ये दो सब यहां लिख दिया और राइट साइड वालों को यहां लिख दिया। एक बात बताना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना आ रहा है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना आ रहा है? 81। तो यहां पे लिख दिया बच्चों 81। मुझे एक बात बताओ, AD कितना था अपना? 3 था। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 2 बार BD है तो कितना लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर। CD कितना है? 6, 36 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 9 और 36 कितना होता है बच्चों? 45। 45 उधर की तरफ चला जाएगा, तो 2 BD का स्क्वायर इज इक्वल टू में 81 माइनस में 45। तो अगर बच्चों यहां से अगर 81 में से मैं 45 माइनस करता भी हूं तो मुझे कितना मिलने वाला है? तो मुझे मिलने वाला है 36। अब मैं अगर इसे कैंसिल आउट कर दूं यहां से, तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों? 18। तो यानी कि BD का स्क्वायर कितना मिल रहा है? 18। तो अगर 18 के रूट की बात की जाएगी तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू में 2। तो 9 का रूट करेंगे बच्चों कितना मिलेगा? देखिए जरा, 9 का रूट करेंगे तो मिलेगा 3 और 2 का रूट करेंगे तो कितना मिलेगा? √2। तो 3√2 कहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3√2। मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल यही था, है ना। आप लोगों को भी मेरे ख्याल से यही लग रहा होगा कि सर ये तो काफी बड़ा सवाल था, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से रिकन्फर्म करता हूं इस सवाल को कि एक्चुअल में हुआ क्या है इस सवाल में। देखिए, इसकी लेंथ बतानी थी आपको, इसकी पूरी लेंथ बता दी, आधी लेंथ बता दी, यहां वाली लेंथ बता दी, तो ये 3 थी तो ऑब्वियसली ये 6 हो जाएगी। मैंने क्या किया, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इन दोनों में इन्वॉल्व इसको किया। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल की वैल्यू तो पता ही थी मुझे, इन दोनों की वैल्यू पता थी, और 2 इक्वेशंस में इन दोनों को इन्वॉल्व करके यहां पे इसकी वैल्यू निकाल के रख दी, और इन दोनों की वैल्यूज भी पता थी। अब इससे क्या हुआ, ये हर बार इन्वॉल्व हो रहा था, तो यही सिर्फ एक अननोन बचा, बाकी सारे नोन हो गए और आंसर मैंने निकाल दिया यहां पर। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें दोबारा से, एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, चलिए जरा बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। उससे पहले आप आंसर चेक कर सकते हैं, बी ही आ रहा है। ओके, चलिए जरा अगला सवाल बच्चों, कहते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए जरा, 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 3 एंड 6x प्लस में ky इज इक्वल्स टू में 8। कहते हैं डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर बच्चों इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गई, ये दोनों लाइंस हो गई पैरेलल, ऐसे वाली, बिल्कुल ऐसे वाली, है ना। तो जब ये ऐसे हो गए, इसका मतलब ये ऐसे तो हो नहीं सकती, ऐसे नहीं होने का मतलब है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और अगर बच्चों ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2, यानी कि x वाले अगर अपॉन में रख दूं और y वाले अपॉन में रख दूं तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा सेम, क्योंकि पैरेलल के लिए यही कंडीशन होती थी। तो चलिए जरा कर देते हैं, 3 अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू में 5 अपॉन में k, यहां पर आ गया 2, ये यहां गया, तो k इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों? 10। तो k की वैल्यू कहीं 10 आ रही है बच्चों, b। दैट्स सिंपल। अगर मान लीजिए ये यूनिक होता तो क्या हो जाता, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ जाता। ये किसके लिए है, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए है। यहां हम क्या लिखेंगे, हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों। ये तो पैरेलल के लिए हो ही गया, और अगर मान लीजिए कोइंसाइड होती तो क्या हो जाता, अच्छा यहां पर ये भी लिख दीजिए, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, है ना। सो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2। ये कब के लिए है, जब कोइंसाइड कर जाए, मतलब ऐसे ना हो, ऐसे हो जाए, मतलब एक ही, ये देखो एक ही दिख रहा है, एक ही हो जाए। जब 2 हो गए तो पैरेलल, ठीक है ना, एक ही हो जाए, 2 लाइन एक ही हो जाए तो कोइंसाइड, और ऐसे हो जाए तो इंटरसेक्ट, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। ओके, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। मतलब कि जो सर्कमफेरेंस था पहले कितना था 2 पाई,
अब कितना हो गया, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर कितना हो गया बच्चों, वो 4 पाई हो गया। ओके, कहते हैं कि देन इट्स एरिया द ओरिजिनल एरिया, देन इट्स एरिया द ओरिजिनल एरिया कितना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा या क्या चीज हो जाएगी ऐसी। मुझे एक बात बताइए कि अगर हम एरिया, अगर हम 2 पाई आर की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अगर 2 पाई आर की बात करें हम लोग तो ये 4 पाई हो गया। दैट मीन्स कि यहां पर आपका आर कितना था, आर इज इक्वल टू 1 था, और यहां पर इसका आर कितना रहा होगा बच्चों, 2 रहा होगा। एवरीवन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि पहले पैरामीटर कितना था, पहले इसका सरकमफेरेंस कितना था, पहला सरकमफेरेंस था कितना, 2 पाई। अगर आप यहां से कंपेयर करें तो 2 का 2 यहां है, पाई का पाई यहां है, तो इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई में 1 हो रहा होगा, तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी रही, 1। और जब उन्होंने बोला बच्चों कि अब हो गया है 4 पाई, इसका मतलब अगर मैं 4 पाई को लिखूं तो 2 पाई इंटू में 2 लिख सकता हूं, तो 2 का 2 पाई का पाई। अब यहां पर आर किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर। इसका मतलब एरिया में क्या डबल क्या रहा होगा, इसका मतलब बच्चों पहले एरिया क्या रहा होगा, पाई आर का स्क्वायर। पहले क्या था बच्चों, रेडियस 1 था, यानी कि पाई 1 का स्क्वायर, यानी कि पाई आ गया। अब क्या हो जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, पाई 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4 पाई आ गया। पहले वाले से कितना बड़ा हो गया, 4 टाइम्स। तो यहां पर कहीं पर 4 टाइम्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों 4 टाइम्स, तो एरिया कितना बड़ा हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स। अगर इसका पेरीमीटर दुगना हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एक डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल एकदम एक्चुअल सिचुएशन सिनेरियो जो बनेगा मैंने वो दिखा दिया यहां पर। ओके, चलिए जरा यहां पे देख लीजिए, डी ही इसका आंसर आ रहा है बच्चों। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कहता है, कहते हैं कि गिवन दैट कि साइन थीटा जो है ए अपॉन में बी दे रखा है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। फिर कहते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है बच्चों। देखिए जरा, अगर आप साइन थीटा की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना। तो अगर आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इसमें परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं और हाइपोटेनस इसे मान लेते हैं, तो ये चीज़ हमें पता करनी होगी। क्यों पता करनी होगी, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब हमें परपेंडिकुलर तो ए पता है, ठीक है ना। इसका मतलब ऊपर जिसमें ए आ रहा होगा, यानी कि न्यूमरेटर में जहां ए आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो ए और बी तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने उसे। फिर ये चीज पता करनी पड़ेगी, बेस पता करनी पड़ा। कैसे पता करेंगे, देखिए जरा, इसको अगर x मान लें तो a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको यहाँ भेज देते हैं। x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। और यही x क्या है हमारे पास बच्चों, हमारा बेस है। तो बेस की जगह रख देते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर की जगह पे a रख दिया, बेस की जगह पे रख देंगे अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो डी आंसर भी हमारा बच्चों बड़े आसानी से कैलकुलेट हम कर पाए। एंड आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, है ना। बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल। और यहाँ पर आप आंसर भी मैच कर सकते हैं, डी आ रहा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं डी आ रहा है। ओके, चलिए सर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल कहता है हमसे कि अगर आप लोगों के पास x की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आप x प्लस वाई बताइए। बच्चों देखो, अगर आप x प्लस वाई करते हो तो डेफिनेटली आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे एंड इसका प्लस में लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इन दोनों में से अगर बच्चों आप दो कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, ये होता है बच्चों 1। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। सो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 3। यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका पहला ऑप्शन जो कि है 3। सो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं जल्दी से कि आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों। यहाँ पर भी देख लीजिए ए ही आ रहा है। क्लियर है, तो बड़ा ही सिंपल सा था, एक बेसिक सा फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पर, नथिंग एल्स। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे एक और अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस, देखिए सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, माइनस में आर दे रखा है, ठीक है ना। रेडियस कितना दे रखा है आपको, 37 दे रखा है ना, 37,
ओके फिर कहते हैं कि पाई की जगह पे 22/7 रख लेना। मैंने कहा ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, तो पूछ रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा कितना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने हमें ये चीज दी क्यों है, अब ये समझते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए इसकी वैल्यू भी आपको पता है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है बस, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, आर निकाल लीजिए यहां से। जैसे ही आपको आर पता चलेगा फिर तो आप एरिया बोलो चाहे सर्कमफेरेंस बोलो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो दी हुई इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसे यूज करते हैं। तो आर को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो 2 पाई माइनस में 1 हो जाएगा। अगर मैं आर यहाँ पे देखूं तो 2 इंटू में 22/7 आ गया -1। अब 7 बच्चों अगर यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 44 -7 डिवाइड बाय 7, 37 यहाँ आ गया। अब ये 7 यहाँ जाएगा, 44 में से 7 गए बच्चों, कितने बचे 37। तो यानी कि आर 37 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू में 37 से 37 गए तो 7 यहाँ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 7। अब वो पूछ क्या रहे थे हमसे 2 पाई आर यानी सर्कमफेरेंस पूछ रहे थे, तो 2 इंटू में 22/7 और आर पता चल गया। अब हमें 7 से 7 गया तो आंसर कितना आ गया बच्चों 44। ठीक है, सो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि क्वेश्चंस हर एक सवाल इतनी आसानी से और इतने मजे के साथ सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, अगर नहीं किया अभी भी नहीं किया यार करो ना। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हम लोग हमारा अगला सवाल देखें, देखिए बी है इसका आंसर। अगला सवाल देखें तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप इसको मेमोराइज करें डायरेक्टली, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैंने क्वेश्चन तुरंत पढ़ते ही बोला कि 1 से लेकर 10 तक की कभी भी बात हो जाए कि 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। और वैसे अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि किस तरीके से हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, अरे है भगवान ये वो, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो जरा आप लोग थोड़ा सा बस जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है इसमें। आप एक एक करके ऑप्शंस देखिए। ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस देखिए। 100, भाई जाहिर सी बात है 100 जो है वो 7 से तो हो नहीं सकता, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में 7 ही ऐसा नंबर आ गया जो 100 को नहीं कर पाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 1000 की अगर बात करोगे तो अगेन 1000 में भी 1000 को भी 7 नहीं कर पाएगा डिवाइड, इवन यू कैन से 3 भी नहीं कर पाएगा। सो ये भी नहीं हो सकता। ये तो देखते ही पता चल जाएगा आपको। आपकी कंफ्यूजन हो भी सकती है तो इन दोनों में होगी, लेकिन अगर आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा दिस इज जस्ट डबल ऑफ दिस। मतलब अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, और ये जीरो आ रहा है एंड में, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल तो है, 5 से भी है, 10 से भी है। ठीक है ना, मुझे बाकी नंबर से चेक करना है। अगर ये हो पाएगा तो ये तो ऑब्वियसली हो पाएगा, इसका दुगनी तो दे रखा है ना। तो अब वैसे तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि यही है आंसर, क्योंकि अब जब ये दोनों नहीं हो रखे और ये इसका जस्ट डबल है तो सिर्फ फोकस किसके बच जाता है, फोकस इसके ऊपर ही बच जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो 2520 अगर आप बात करेंगे तो ये सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा इजीली। 3 से हो जाएगा क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 9, 4 से हो जाएगा, 4 से भी करोगे तो हो जाएगा 6, और फिर उसके बाद 3 630 आ जाएगा आई थिंक, है ना। सो इस तरीके से बहुत सारे 7 से भी करोगे, 7 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा ये। ओके चलिए जरा, सो मैंने एलिमिनेट करना भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो कहते हैं कि 3 bells ring at interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rings 6 AM when will they ring again? देखिए कहने का मतलब यह है कि 3 रिंग बजेंगी और वो देखिए 3 बेल्स हैं, वो हर एक बेल जो है वो हर 4 मिनट के बाद बजती है। इस क्वेश्चन को समझने की सबसे पहले समझिएगा, एक बेल है वो हर 4 मिनट बाद बजती है, 4 मिनट टंग टंग टंग, फिर 4 मिनट टंग 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 ऐसे बजती है। एक है 7 मिनट तो बजी, फिर 7 मिनट के बाद टंग टंग टंग, फिर 7 मिनट के बाद टंग टंग टंग। एक है 14 तो कहते हैं कि एक अभी बजी, फिर 14 मिनट के बाद टंग टंग टंग। तो बोल रहे हैं कि ठीक है ये सब अपने अपने पेस में चल रही है, एक यहाँ खड़ी है बेल, एक यहाँ खड़ी है बेल, एक यहाँ खड़ी है बेल। बेल वो वाली बेल नहीं, बेल घंटी, ठीक है ना, एक घंटी यहाँ, एक घंटी यहाँ, एक घंटी यहाँ, सबको अपने अपने टाइम पे छोड़ दिया। ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये तीनों की तीनों एक साथ बजेंगी, सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में ऐसे में क्या करना होता है, जब सबका अलग अलग पेस है और आप जानना चाहते हैं कि तीनों सबके सब एक साथ कौन सी ऐसी पोजीशन पे आएंगे, तो ऐसे में हम एलसीएम करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनके जो मल्टीपल चल रहे हैं सबसे कॉमन वाला और सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन सा होगा, यानी कि सबसे पास ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ये तीनों के तीनों बजेंगे। तो 6 बजे से टाइम पढ़ना अगर आप शुरू करते हैं तो आप 6 बजे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 6 बजे से तो आपने देखना शुरू किया है। अब ये देखिए कि आखिरकार अगर अभी से
अभी चलिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 0 0 कर लीजिए। अब सोचिए कि कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगे। तो आप देखिए 4 भी दे रखा है आपके पास, 7 भी दे रखा है आपके पास, 14 भी दे रखा है। अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1 है। अगर आपसे एलसीएम की कोई बात कहे तो वैरायटी कितनी है, 2 है और 7 है। हाईएस्ट लिख दीजिए, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है। तो 4 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 28। यानी कि 28 मिनट के बाद, 28 मिनट के बाद यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, बेल तीनों के तीनों बज जाएंगे। और खुद सोचो कि अगर यहाँ पर, यहाँ से अगर एक बेल 4 मिनट वाली शुरू होती है तो हर 4 मिनट बाद 4 मिनट बाद 4 मिनट बाद 28 मिनट पे भी बजेगी। और 7 मिनट वाली भी क्या होगी, 7 7 7, फिर 28 पे बजेगी। 14 मिनट वाली 14 और फिर 28। तो इसका मतलब 28वें मिनट पर ये तीनों के तीनों एक साथ बजेंगे। अब तुम 6 बजे से देखना अगर शुरू कर रहे हो तो 6 बजे से 28 मिनट जोड़ दो, कितना टाइम हुआ, 6 28 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 6 28, बात खत्म। मतलब बड़ा ही कॉमन सा आंसर था, ठीक है ना, बड़ा ही कॉमन सा जवाब है। और आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस देखे हो तो उसमें भी इस तरीके से होता है कि वो कुछ गुड्डा गुड़िया बना रहे होते हैं, तो उसमें भी सबको अपना अपना टाइम लगता है। तो एक ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब सब लोग बोलेंगे कि मैंने ये काम खत्म कर दिया, तो उस जगह पर भी एलसीएम लगाना है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगले सवाल के बारे में देखिए, यहाँ पर सी ही इसका जवाब दे रखा है। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इन इज years in 65 and twice the difference of their ages in years is 50। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर बात को समझेंगे तो दोबारा से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, तो दोबारा से पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। What is the age of father if the sum of the ages of father and his son in years is 65। यानी कि अगर आप बोलें कि फादर की एज जो है, फादर एज अगर आप बोल दें x है एंड सन्स एज बोल दें अगर आप वो y बोल दें, तो वो बोल रहे हैं कि x प्लस वाई करेंगे तो 65 ईयर्स आ रहा है। और वहीं पर आप कह रहे हैं कि ट्वाइस द डिफरेंस एजेस इन, देखिए एंड ट्वाइस द डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस को ट्वाइस करते हैं तो वो 50 हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू में x माइनस वाई अगर आप करते हैं तो वो 50 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये 25 है। यानी कि आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 65 है एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 25 है। अब यहाँ पे आपको एज ऑफ फादर निकालनी है, आई थिंक फाइंड एज ऑफ फादर निकालनी है। सो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ये दोनों तो एक दूसरे को कट कर देंगे। तो फादर की एज x है तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, 25 5 जोड़ेंगे तो 70 70 और 90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे आपने इसे कैंसिल किया, कितना आ गया 45, यानी कि x इज इक्वल्स टू में 45 आ गया। यानी कि फादर की जो एज आ रही है बच्चों वो 45 ईयर्स आ रही है। एंड अगर सन की भी बात करें, वैसे पूछी नहीं है लेकिन सन की बात करते हैं वो, तो हमको पता है कि x प्लस वाई कितना था 65। सो यहाँ से ये हो गया 45 प्लस में y इज इक्वल्स टू में 65। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, सन की एज हो जाएगी 20 ईयर्स। सन की एज बच्चों कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि मतलब जो फादर है और जो सन है उनका सम था 65 एंड डिफरेंस का डबल कर रहे थे, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस कर रहे थे तो 50 था। तो यानी कि एक्चुअली डिफरेंस कितना था, 25 का था। ठीक है ना, डिफरेंस कितने का था बच्चों, 25 का था ना, लेकिन ओके हाँ, लेकिन अगर माइनस करोगे तो हाँ 25 ही आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 25 ही आ रहा है। सो ये इनका सोल्यूशन था। सो चलिए जरा चेक कर लेते हैं फादर की एज कितनी थी, 45। चलिए हमारा आंसर कितना है, बिल्कुल सही। अपन कभी गलत होते हैं क्या। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए जरा चेक कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा कॉस सेक थीटा का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा इंटू में सेक थीटा। चलिए जरा सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, स्क्वायर बाद में करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर बोला है टेन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और फिर इसका स्क्वायर बोला है, फिर माइनस करने को बोला है, फिर कहते हैं कि साइन थीटा और फिर बोलते हैं सॉरी कॉस लिख रहा हूं, सेक होगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए जरा बच्चों कि अगर मैं 10 को लिखना चाहूं सिंपल फॉर्म में तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं एवरीवन, है ना। और अगर मैं चाहूं सबको साइन कॉस में लिखना, सबको साइन कॉस में लिखना, तो इसको साइन में लिखने के लिए अपॉन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन थीटा होता है।
हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों, हैशटैग कॉन्सेप्ट होता है ये। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1 में साइन थीटा होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 में साइन थीटा माइनस इसका स्क्वायर चल रहा है, इसको लिख सकता हूं साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूं, हैशटैग कॉन्सेप्ट। कितना हो जाएगा बच्चों, हैशटैग कॉन्सेप्ट करेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू में 1 में कॉस थीटा। एवरीवन ध्यान रखिएगा इस बात का, एवरीवन, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 1 में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके 1 लिख सकता हूं इसको, साइन से साइन गया तो कितना बचा, सिर्फ कॉस बचा 1 कॉस, यही बचा और तो कुछ नहीं बचा नहीं, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं 1 कॉस, सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 1 में कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस में इसका स्क्वायर करते हैं तो साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस का स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर बच्चों देखो दोनों के सेम है, तो यानी कि आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए क्योंकि मैं बोलने वाला हूं हैशटैग कॉन्सेप्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर मैं साइन को उधर फेंक दूं तो मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट कर दिया तो बच्चों कितना हो गया 1। तो आंसर क्या होना चाहिए 1। तो आपको समझ में आया, बोलो 1 नंबर, है ना। सो इसका मतलब यहां पर ये वाला सवाल भी अपन लोगों को हो गया है पूरी तरीके से क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया है, टेन को साइन कॉस में चेंज किया, कॉसेक को भी किया, सेक को भी किया, फिर जो होता गया मेरे बस में कुछ भी नहीं था, सब अपने आप ही हुआ है, ठीक है ना बच्चों। चलिए सो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है बच्चों। सो देख लीजिए एज ऑब्वियस हम लोग सही है, ठीक है ना। सो अगले की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, द पेरीमीटर, बताइए जरा, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 26 एंड 39। मैं फिर उसके बाद वो रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछ रहे हैं। सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से हम लोग इसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे कर सकते हैं। एक रिलेशन है, हम लोग अपनी कहानी नहीं बोलेंगे, हैशटैग क्या हो जाए बच्चों कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है कि एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ 1 एंड पेरीमीटर ऑफ 2 इन दोनों का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे ट्राइंगल वाले चैप्टर में है। सो यानी कि हमें एरिया का पूछना है तो हमें पेरीमीटर तो पता है, ऊपर वाले का 26 है, दूसरे वाले का कितना है बच्चों 39 है, इनका स्क्वायर बताना है। 13 के टेबल से देखो ये कट हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। सो 4:9 कहीं है, बिल्कुल है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बच्चों, मतलब मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही खुश हो रहा हूँ जैसे आप लोगों के मन में होना चाहिए कि और मैंने सॉल्व कर दिया, मजा आ रहा है। मैं बिल्कुल उस तरीके की फीलिंग के साथ ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर एक सवाल को, है ना बच्चों। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हम लोग अगला सवाल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये यहां पर बस हैशटैग कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रखना था कि एरिया के साथ अगर आप पेरीमीटर को करते हैं तो इस तरीके की चीजें करनी पड़ती हैं। आइए जरा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग देख लो। चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि देयर आर 20 व्हीकल्स कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन अ पार्किंग एरिया, मतलब एक पार्किंग एरिया, उसमें 20 कार और मोटरसाइकिल्स हैं। इफ देयर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर। मजेदार है वैसे सवाल। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि मतलब टोटल अगर कार्स की बात की जाए या फिर बाइक्स की बात की जाए, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्स, अगर मैं नंबर ऑफ कार्स की बात करूं तो मान लीजिए वो x है, और नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात करूं, ठीक है, सो वो कितनी है y है। सो x प्लस वाई बच्चों कितना आ रहा है मेरे पास, x प्लस वाई आ रहा है मेरे पास टोटल 20 आ रहा है बच्चों, यानी कि टोटल कार्स एंड बाइक्स मिलाकर कितना हो रहा है। और ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे दी गई, ठीक है, मैंने इतना ही रखा। उसके बाद कहते हैं कि टोटल जो पहिए मिलाकर हैं, जो व्हील्स हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इन कार कितने हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्स तो x हैं और एक के व्हील कितने हुए 4,
तो नंबर ऑफ एक्स के कितने हो, जैसे एक कार के व्हील हो गए 4, तो 2 कार के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4, 3 के कितने हो जाएंगे 3 इंटू 4। तो इसीलिए नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ एक्स कार्स तो कितना हो जाएगा 4x। और कितने अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ व्हील्स इन मोटरसाइकिल, अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 2 होते हैं, तो हर एक बाइक में 2 होते हैं, तो 2y हो गए। तो यानी कि 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 56 आ रहा है। अब आपको पता क्या करना है, आपको नंबर ऑफ कार्स पता करनी है, यानी कि x की वैल्यू पता करनी है एज ऑब्वियस। सो बड़ा ही आसान हो जाएगा बच्चों। इसमें से आप क्या करिए, 2 कॉमन निकाल लो सबसे पहले तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 28। देखो यहां से भी 2 निकाल लो ना, इससे 2 कैंसिल आउट हो गया, देखो ना, यहां से 2 निकाला, उधर से 2 निकाला, कैंसिल आउट हो गया। एक इक्वेशन ये थी, अगली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, 28 आ रहा है। अब क्या करना है, अब दोनों को माइनस कर देते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए जरा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। हमें x में ही इंटरेस्ट है, सो x, अब दूसरा x मत समझो, ठीक है ना, x माइनस 2x, सो माइनस एक्स माइनस 8, तो x से x गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों लोग, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, बोले तो 8, ठीक है ना। सो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 आ गई। सो यानी कि नंबर ऑफ कार्स कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई, दैट्स ऑल। सो जैसा कि हम हर बार जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी देख लीजिए, हमारा ए ही आंसर आ रहा है। आप कभी गलत हो नहीं सकते, तो हम कैसे गलत होंगे, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी हो गई अपने पास, 8 हो गई। क्लियर है बच्चों, चलिए। सो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। दोबारा से अगर रिवाइज करना है इसको तो मैं करवा सकता हूं कि अगर आप नंबर ऑफ कार्स की बात करें, देखिए कार और बाइक दोनों मिलाकर के 20 थी, तो व्हील्स उन्होंने बोला भाई नंबर ऑफ कार, अगर आप कार की बात करें तो x हो गई, अगर आप मोटरसाइकिल की बात करें तो कितनी हो गई, y हो गई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 20। अब व्हील्स की बात करें तो एक कार में व्हील कितने 4, तो x कार में कितने हो गए 4x, तो व्हील मोटर बाइक में कितने हो गए 2y, तो टोटल कितने थे 56, तो 4x प्लस में 2y मिला दिया तो कितना हो गया 56। इस तरीके से 2 इक्वेशंस बन गए, 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, दैट्स ऑल। बढ़े आगे, अरे बोल दो बढ़े आगे, चलिए। सो बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अ मैन गोज ड्यू टू वेस्ट। जब भी ईस्ट वेस्ट की बात है सबसे पहले तो ऐसे बनाओ, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। कहते हैं कि वो वेस्ट में गई 15 मीटर, अब गई कि गया ये तो नहीं पता, मैन गया, ठीक है ना, तो यहां पर आप मान लो 15 है। फिर वो बोलते हैं कि नॉर्थ में गए 8, नॉर्थ में गए 8, तो वो बोल रहे हैं कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये वाला, यानी कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, इसे x मान लीजिए, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस में 225 बच्चों, और ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा अंडर रूट में 64 प्लस में 225, यानी कि x की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई अंडर रूट में, अगर इसे मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 9 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। ये तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए बच्चों कि ये 17 का स्क्वायर रूट है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहीं 17 दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 17, कितना आसान है। सो यानी कि हम लोगों ने बस यहाँ पर करा क्या है, हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस लगाई है। अगर हम हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात करें, हमारा हैशटैग कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों ने बच्चों क्या करा है यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8, मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड जो है वो हमें 8 दे रखी है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कुछ इस तरीके की बात, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। अगर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद अगर आप एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पे होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट की बात करें तो ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। अब इसकी कोई लेंथ पूछे, एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री बनाता है, तो यानी कि यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है ये 8 और ये 4, और यानी कि इसको मान लीजिए x, तो यहां पर हैशटैग क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के नाम पर हैशटैग कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों पाइथागोरस
थ्योरम। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर यही तो है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस इज इक्वल्स टू में 64। सो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64 माइनस 16। तो अगर आप यहां से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 60 50 50 और 2 और जाएंगे तो 48 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 रूट में आ जाएगी x की वैल्यू। तो x को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लोग अपन लोग लिख क्या सकते हैं, 8 6 48। तो हम लोग 16 3 48 लिख सकते हैं इसको। 16 का रूट कितना होता है बच्चों, 4, और 3 का कितना बचेगा, ये 3। तो 4√3 आ रहा है कहीं पर, 4√3 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सी पर आ रहा है। दोबारा से समझना है, दोबारा से समझाता हूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड 8 दे रखी है, तो 8 8 8। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो इधर एक साइड से आके दूसरी साइड पर जाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा और मिड पॉइंट पर कट करेगा। सो मिड पॉइंट पर कट किया तो ये दोनों 4 4 हो गए, और इसकी लेंथ बतानी थी, तो और ये 90 डिग्री पे आएगा, तो यानी कि एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एक परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। 8 पता है, 4 पता है, तो यही तो निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको x मान लिया। जब इसको x माना तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर हम लोगों ने इस तरीके से लगाया, और हम लोगों ने कैलकुलेशन जब की सो हम लोगों को 4√3 इसका आंसर बच्चों मिल गया। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ, उससे पहले देख लीजिए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानुजन, ठीक है, आर पुट इन अ बॉक्स। वो अपन लोग खेलते नहीं नाम लिखने वाला, RA, तुम अपना भी लिखते हो या किसी और का भी लिखते होगे तुम, तो जो तुम लिखते हो वो तुम बॉक्स वॉक्स में डाल दिया तुमने अपन लोगों ने, ठीक है ना। वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। बड़ी कमाल की बात है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर आप टोटल लेटर्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, एक, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डाल दिया आप लोगों ने, तो टोटल तो कितने हो गए, 9। अब तुम्हें क्या है, तुम्हारे को ए निकालना है बाहर। तुम्हारे फेवर में क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट फेवरेबल अपॉन में टोटल। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट दिस, नथिंग एल्स, है ना। सो अगर ऐसा है तो तुम्हारे देखिए टोटल तो 9 है, तुम्हारे फेवर में है ए, लेकिन ए है कितने, 1 2 3, यानी कि 3 ए तुम्हारे फेवर में, यानी कि 3 नंबर्स तुम्हारे फेवर में है। 3 उस डब्बे में जो 3 चीजें डली हुई हैं वो तुम्हारे फेवर में, उनमें से कोई सा भी आएगा तुम्हारे, तुम जीत गए, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो गई, तुम्हें वही चाहिए। 3 तुम्हारे फेवर में है, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ गया। बोलो आंसर। कितना सिंपल है बच्चों, ये बड़ा ही सिंपल सा है कि भाई ये सब तुमने इकट्ठे किए, तुमने एक जगह लिख, तुमने एक जगह क्या कर रखे थे, लिख रखे, तुमने एक जगह लिख रखे थे, तुमने क्या किया, इनको इकट्ठा किया, इनको इकट्ठा कर डब्बे में डाल दिया, और तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तो 9 चीजें डली हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9, और तुम्हारे फेवर में वो 3 चीजें, तो 3/9 हो गया आंसर। और 3/9 को कैंसिल करते हैं 1/3 आता है। चलिए जरा आंसर मैच और कर लेते हैं एक बार, डी। सो 1/3 इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिए, ठीक है ना, अपन लोगों ने पहले ही निकाल लिया इसको। MCQ क्वेश्चन हैं, तुम लोगों से आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जैसे सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। सो बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो है इस पूरे का, अगर आप मान लीजिए ये R है, ठीक है ना, बोल रहे हैं कि 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अगर इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, π/r का स्क्वायर। वो बोल रहे हैं ये इसका 1/6 है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एरिया ऑफ सर्कल, पूरे एरिया सर्कल का 1/6 है ना ये। फिर उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ इट्स माइनर आर्क। ऑब्वियसली ये माइनर ही है, ऑब्वियसली ये माइनर ही है, क्योंकि 1/6 हो रहा है ना, तो 1/6 तो बहुत छोटा हो गया, यानी कि बचा हुआ क्या है, बचा हुआ कितना है, 5/6 एरिया है ना। अब मुझसे अगर ये पूछा जा रहा है कि कितना एंगल है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर आप लोगों को पता है कि जो पूरा एरिया है वो कितना है, πr का स्क्वायर है। अब जो चीज है आपके पास 1/6 है,
क्या आप लोगों को पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, अगर आप लोग यहां पर देखें, एरिया ऑफ सेक्टर होता है अपने पास थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई आर का स्क्वायर तो अपनी जगह पर ही है, तो बचा हुआ कितना है? सिर्फ इतनी सी चीज बची हुई है। बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन लोग? इक्वेट कर देते हैं। यहां पर क्या बचा हुआ है? 1/6, इधर कितना लिखा हुआ है? थीटा अपॉन में 360 लिखा हुआ है ना। इस चीज को यहां ले आते हैं, तो इस चीज को यहां लेकर के आऊंगा तो 360 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो 60 नहीं आ जाएगा, तो एंगल कितना आ रहा है? 60 आ गया। तो यानी कि एंगल कितना होना चाहिए? बी होना चाहिए। पी ऑप्शन मतलब करेक्ट होना चाहिए। अगर आप लोग दोबारा से समझो तो मैंने क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर। उन्होंने मेरे से बोला कि एरिया ये जो है ये एक्चुअल में कितना है? इसका एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना है बच्चों? पूरे एरिया का 1/6 है, तो पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 हो गया ये। अब मैं इसको इसके कंपैरिजन में तो कर सकता हूं, ये भी तो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल भी कर दोगे, जरा थोड़ा समझो मेरी बात को, देखो इससे तो ये चीज गायब ही हो गई ना भाई, इससे तो ये चीज गायब ही हो गई। अब तुम्हें सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। यहां से 60 आ रही है, ये मैंने यहां पे निकाल के दिखाई। तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, अब देख सकते हैं यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी अच्छे समझ में आया होगा, बट रुकना नहीं है अपन को, अभी थोड़े से और सवाल हैं। आइए जरा अगले सवाल की तरफ बात कर लेते हैं। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी, एक ये स्टिक है 20 मीटर है और इधर की तरफ है, तो अगर शेडो की बात करें तो 10 आ रही है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 50 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? चलिए जरा सुनते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि इसकी जो शेडो आ रही है वो मान लीजिए यहाँ पर 10 आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर कोई भी एक एंगल बन रहा होगा पर्टिकुलर, उसी सेम टाइम पर कि वहां पर एक टावर भी है, उसकी शेडो कितनी जा रही है? उसकी शेडो जा रही है बच्चों 50। ये चीज अपन को नहीं पता, लेकिन अब क्योंकि उसी सेम टाइम पर है तो एंगल सेम ही बन रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि सेम टाइम पर एक ही जगह से धूप पड़ रही होगी तो हर जगह सेम ही धूप पड़ रही है। ठीक है ना, उसी सेम टाइम पर अगर वो टावर पर भी जा रही है तो 50 की शेड बना रही है। तो अब यहाँ पर अब कितना होगा? आंसर कितना होगा? सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो ये कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, हाइपोटेनस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भी tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर पता ही नहीं है, बेस पता है 50 है। लेकिन तुम एक बात जरा ध्यान से समझ रहे हो, तो एंगल तो दोनों पे ही सेम बन रहा है, तो tan थीटा तो मैं दोनों के बराबर कर सकता हूँ। तो यानी कि 20/10 इज इक्वल्स टू में x/50। इससे ये गायब हो गया, 50 यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 100 नहीं हो जाएगा? ये 50 दो के पास जाएगा तो 100x आ गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 100। कहीं पे 100 दे रखा है, दे रखा है, बिल्कुल 100 दे रखा है, 100 कैसे नहीं देंगे ये। सो आप बात समझ में आई? मतलब कुछ नहीं है कि एक इधर की तरफ से एक वो था, कोई स्टिक थी 20 मीटर की थी, तो शेडो दे रही थी 10 मीटर की। उसी सेम टाइम पर थोड़ा सा आगे देखो तो यहाँ पे एक टावर था, वो 50 की शेडो दे रहा था। कुल मिला के देखा जाए तो इसका हाफ यहाँ आ रहा था। तो वैसे भी आप यहाँ पर भी बोल सकते थे ये किसका 50 किसका हाफ हो सकता है? 100 का हो सकता है ना। क्लियर है बच्चों बात? सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। हमारा अगला सवाल बच्चों हमसे कहता है कि व्हाट इज द सोल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 37x प्लस में 43y इज इक्वल्स टू में 123, 43x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू में 117। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में ये गलती करते हैं कि इन्हें एलिमिनेट करने बैठ जाते हैं अभी से ही, पहले स्टेप से ही। मत करो इसे एलिमिनेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को इसका एक ईजी वे बताता हूँ। करो क्या, आप क्या करो, सबसे पहले तो दोनों को ऐड कर दो। सबसे पहले दोनों को ऐड कर दो, तो देखो दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा? इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हासिल लगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 80x। इन दोनों को जोड़ोगे तो अगेन फिर से कितना आ जाएगा? 80x ही आ जाएगा, 80 ही आएगा, हाँ 80 आ जाएगा, 80y आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर बना देगा क्या? 120, और 120 में 120 जोड़ोगे तो 240।
तो एग्जैक्टली दिख रहा है कि आप 80 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से कॉमन निकालेंगे अगर आप 80 तो x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे अगर आप 80 तो 80 इंटू में 3 लिखेंगे, 80 से 80 गया तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों 3। देखो कितनी छोटी इक्वेशन बन गई। और यहीं पर अभी आप घबराना मत, मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि आप एक और काम करें। आप एक और काम क्या करें, आप सब्ट्रैक्ट भी करें इसे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो 37x माइनस में प्लस में 43y इज इक्वल्स टू में 123 एंड 43x प्लस में 37y इज इक्वल्स टू में 117। माइनस अगर आप करते हैं तो 43 में से अगर 37 गए तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो आप कितना कर सकते हैं, माइनस का 6x। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग माइनस, यहाँ से अगर आप लोग माइनस करेंगे तो प्लस का 6y आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि आप नहीं प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना चाहें तो आपके पास अगर आप 6 कॉमन निकाल दें तो आपके पास माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू में 6 इंटू में 1, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या हो गई, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1। ये आपके पास एक दूसरी इक्वेशन हो गई। तो दो इक्वेशंस मिल गई मुझे। मैंने एक बार इन दोनों को ऐड करा तो ये मिली, मैंने एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये मिली। अब छोटी छोटी इक्वेशंस मिल गई। छोटी छोटी इक्वेशंस क्या होती है, आंसर जल्दी निकाल देती हैं। तो चलिए जरा इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ बच्चों, सो दैट आप लोग भी थोड़ा सा बोलेंगे यार बहुत देर हो गई सर, कुछ और रंग ले लो। बोलोगे लिया भी तो क्या ही लिया, चलो वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, गुस्सा मत करो। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 3 माइनस एक्स प्लस में वाई इज इक्वल्स टू में कितना है 1। अगर आप दोनों को बच्चों जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं अगर दोनों में, तो कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स गया तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4। इसे कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 2। सिंपल। अच्छा अब देखो तुम्हें पता है कि माइनस एक्स प्लस वाई कितना है 1 था। अब तुम चाहो तो y की वैल्यू तो तुम्हें पता है, तो कितना कर सकते हो, प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 1। 2 को वहां भेज दोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई +1। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, +1 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। x की वैल्यू +1, y की वैल्यू 2, तो यानी कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अगर हम लोग आंसर चेक करें तो आंसर भी हमारा बच्चों कितना आ रहा है, डी। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरीके जो बड़े बड़े सवाल होते हैं इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल था बच्चों, अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करने जाते तो बहुत दिक्कत होती। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, दोनों को एक बार ऐड करके लिख दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, तो छोटे छोटे बन गए, है ना। और खासकर तब जब जो यहाँ लिखा हो वही यहाँ लिखा हो, जो यहाँ लिखा हो वही यहाँ लिखा हो। मतलब जो एक बार x में लिखा है वो एक बार y में लिखा है, जो y में लिखा है वो x में लिखा है। अगर इस तरीके से हो तो जरूर करना है, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी बच्चों एंड होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सी। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले यानी कि नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि है हमारे पास सी सेक्शन। इसमें भी आप लोगों को 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को के पास आज़ादी होगी कि आप इसमें से सिर्फ 8 कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं और हमें इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए ज़रा बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं अपना। एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों को केस स्टडीज मिलेंगी, केस स्टडीज 2 मिलेंगी। दोनों केस स्टडीज में 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कोई से भी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 4-4 करें, क्योंकि एक में से, या फिर आप एक ही में से 5 कर दें, फिर एक में से 3 करें, क्योंकि आप लोगों को दोनों के दोनों केस स्टडी तो पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं, तो दोनों की दोनों केस स्टडीज पढ़नी है। सो आइए जरा केस स्टडीज के ऊपर ध्यान देते हैं। कहते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ अ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया ऑन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक्स एंड volcanic eruptions occur in a large horseshoe shape. It is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and volcanic belts and plate movements. But ये सब चीज़ें सिर्फ बातें हैं और इसमें कुछ भी नहीं होना है। It's all about this कि आप लोगों को मेनली, तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेन फोकस है इसके ऊपर ध्यान देना है। आप लोगों को 41 से 45 तक इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर ये जैसे A है, D है, M है, B है, इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फोकस करनी होंगी, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा यहाँ पर। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ लिखने वाली है यहाँ पर, जो हमें लिख लेनी चाहिए, जैसे कि A है,
तो ए क्या है हमारे पास, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए जरा, इस साइड कुछ भी नहीं लिखा है, ए यहाँ पर लिखा है। ए है हमारे पास 14, वेरी गुड। बी है हमारे पास बच्चों, बी जो है हमारे पास वो है 40, ओके। फिर इसके बाद बच्चों सी कितना है हमारे पास, ये रहा सी, सी आ जाएगा हमारे पास 7-1, सी हो जाएगा हमारे पास 7-1। डी हमारे पास है बच्चों 1 2 3 और 5, सो 3 5, दिस इज अवर डी, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमसे, एम, एम क्या है हमारे पास 2 3, व्हाट इज एम फॉर अस, 2 3। ये चीज ऐसे कुछ पॉइंट्स बोल दिए उन्होंने हमसे। अब वो हमसे जो भी चीज बोलेंगे हमें वो चीजें फाइंड करनी होंगी, एंड हम वो सारी की सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आराम से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कुछ चीजें, अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, लिख लीजिए एक जगह पर। आगे की तरफ बढ़ता हूं, बात करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो मैं आप लोगों को बात कहना चाहूंगा बच्चों, अगर ए और बी के बीच में कोई डिस्टेंस पूछता भी है आपसे तो आप कैसे बताएंगे ए और बी के बीच में डिस्टेंस, आप इन दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में, देखिए 14 एंड 40, देखिए जरा 14 एंड 40, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में अगर रखें तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स 9 प्लस में 16 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 25 विच मीन्स 5। तो यानी कि 5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आप लोग खुद से देख सकते हैं कितना इजी है इस तरीके के क्वेश्चंस को करना। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ नहीं रही है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, इवन आगे चल करके भी कोई बहुत बड़ा काम हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस। वो बोल रहे हैं कि हमें एक रिलेशन पता करना है, कैसा रिलेशन, जो कि पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, अगर मैं सी और डी की बात करूं तो सी क्या है हमारे पास 7 1 और डी कितना है 3 5, 7 1 और 3 5। मुझे कुछ एक्स वाई ऐसा चाहिए कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहे, एक्स वाई के बीच में एक ऐसा रिलेशन चाहिए मुझे। अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूं, इनके बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, इनके बीच में भी। अब बच्चों क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस दिखा रहा है तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मैं डिस्टेंस को मुझे बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये सी है ये डी है, इसको मैं कुछ भी एक मान लेता हूं, जेड मान लेता हूं। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एक्स माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको बराबर रखना होगा मुझे, किसके बच्चों, बराबर रखना होगा इन दोनों के, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बच्चों कितना आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा, है ना। अब जरा देखिए इनको ओपन करता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x, इसे ओपन किया, स्क्वायर रूट हट चुके हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से। यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 1 माइनस का 2y। यहाँ बात करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y 6x, 6 कितना आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 10y आ जाएगा यहाँ पर। अगर आप लोग देखें तो अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर गायब, वाई स्क्वायर गायब। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ कुछ चीजें हम लोग को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर आराम से। माइनस का 14x यहाँ पर आ गया आपके पास, इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 49 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 आ गया यहाँ पर, माइनस का 2y। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 9 एंड 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x और आपके पास बचेगा बच्चों माइनस का 10y। रिलेशनशिप आपको यहां पर दिख रही है। अब मैं माइनस 10y को इधर की तरफ भेज रहा हूं, इधर की तरफ लेकर के आ रहा हूं, तो माइनस 10y इधर आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा प्लस का 10y। अब प्लस का 10y माइनस के 2y से जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 8y। ये 34 देखिए प्लस का है, इधर आएगा बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का, तो 50 माइनस 34 करोगे कितना आ जाएगा 16 बचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर 34 यहां लेकर के गया तो 50 में से माइनस करेंगे 34, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 16। अब माइनस 14 यहां पर है, इसको यहां लेकर के आऊंगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा माइनस का 8x, माइनस का 8x प्लस में। अब अगर आप लोग यहां से चाहें तो नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, अगर आप लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे बच्चों तो आपके पास बचेगा 8x माइनस में 8y माइनस में 16 इक्वल टू में 0। ये देख लीजिए
अब अगर आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास, सॉरी 8 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप 8 कॉमन निकाल देंगे आपके पास बचेगा x माइनस वाई माइनस में 2 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं ज़रा कहाँ पर आ रहा है। सो पहला वाला ही ऑप्शन बन रहा है बच्चों, पहला वाला ही ऑप्शन बन रहा है। 2 को उधर भेज दूंगा तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। जब कभी भी इक्वल डिस्टेंस दे रखा हो, रिलेशन बनाना हो, इक्वेशन बनानी हो, रिलेशन इक्वेशन एक ही बात होती है। अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। रूट में दे रखा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, रूट हट जाएगा और सारी चीजें आसान हो जाएंगी। स्क्वायर की टेंशन मत लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब गायब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या डिमांड करता है। 43 हम लोगों से क्या कहता है, 43 बच्चों हम लोगों से कहता है कि द फॉल्ट लाइन, ध्यान से देखिएगा, द फॉल्ट लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए जरा भाई, ये 13 है पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट है 27, ठीक है ना। अब एक लाइन जो है इन दोनों को इस तरीके से कर रही है और इसका लाइन है क्या, ये एक्चुअल में 3x प्लस में y माइनस में 9 इक्वल टू में 0। वो बोल रहे हैं कि डिवाइड कर रही है इसको, तो कितना, मतलब क्या रेशियो रहने वाला है इसका। देखिए जब कभी भी आपको रेशियो नहीं पता होता है तो आप रेशियो क्या मानते हैं बच्चों, आप के रेशियो 1 मानते हैं। आप ये मान करके चलिए कि ये यहां पर कहीं आया होगा और इसमें के रेशियो 1 बना लिया होगा। थोड़ी देर के लिए मानिए, जब आपको ये बात पता चल जाएगी के रेशियो 1 है, आपको पॉइंट नहीं पता, मैं मान रहा हूं बात, लेकिन आप के की फॉर्म में पॉइंट तो बना सकते हैं। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है, ये है, तो इस लाइन पर आने वाला ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो बच्चों इस वाली लाइन पर भी है ना, इसको अगर इसमें पुट कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। और इस वाले पॉइंट को इन फॉर्म ऑफ के निकाल लूंगा बच्चों, एवरीवन। बड़ा इजी हो गया ये तो, क्योंकि इन्होंने बोला ये 2 पॉइंट थे, यहां से लाइन आ रही थी, मैंने बोला कि इसको ना बीच में जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, के रेशियो 1 मान लो कि के रेशियो 1 में कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट से ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है जहां से लाइन कट करके जा रही है, वो वाला पॉइंट के की फॉर्म में आ जाएगा और उस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो, के की वैल्यू निकल जाएगी एक्स और वाई की जगह पर। जरा देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये तो पता ही है कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने का तरीका हो जाएगा 2 इंटू में के प्लस में, अब के रेशियो 1 था तो 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू में 1 अपॉन में के प्लस 1 आ जाएगा इंटू में। अब मतलब ब्रैकेट कोमा लगाने के बाद अब y की बात करेंगे, तो y 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो y2 के साथ, तो यहाँ 7 आ जाएगा प्लस में, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, सॉरी k की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी k की मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ, तो 7k आ जाएगा प्लस में आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट तो यही हो गया, हम लोगों ने ये वाला पॉइंट निकाल लिया भाई। ये वाला पॉइंट आपको पता है ना, m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये तो आप लोगों को पता ही है। मैंने यही फॉर्मेट इसमें लगाया है, ठीक है ना। ये मेरा देखिए, ये मेरा m1 है, ये x2 है, ये यहाँ पर क्या हो गया x1 हो गया। इस तरीके से y के साथ भी किया। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, जरा देखिए इसमें अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा, x की जगह पे लिख सकता हूं क्या 3, x की जगह पे लिख सकता हूं मैं 2k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। सिमिलरली प्लस y की जगह पे बच्चों लिख सकता हूं 7k प्लस में 3 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसको 9 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा बच्चों। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं नीचे से k प्लस 1 कॉमन लेकर के इसके पास भेज दूं। अब देखिए दोनों के नीचे k प्लस 1 है, k प्लस 1 अगर 9 से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये क्या बना देगा, 9k प्लस में 9 बना देगा, नहीं बना देगा भाई। k प्लस 1 9 में जाएगा तो 9 k से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या 9k प्लस में 9। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 7k प्लस में 3 लिखाई है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, 13k प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में 9k प्लस में 9। अब 9 को यहाँ लाएंगे तो 13 में से 9 गए बच्चों, कितने बचे आप लोगों के पास 4k। 6 को वहाँ भेज देंगे तो कितने बचे आपके पास 9 माइनस 6 यानी कि 3, यानी k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3/4 आ गई। तो देखो 3/4 कहीं ऑप्शन दे रखा है, 3/4 तो नहीं दे रखा है एक्चुअल में, k की वैल्यू आई है 3/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी बिल्कुल 3/4 आई है k की वैल्यू। तो 3/4 कहीं पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में k रेशियो 1 है,
सो k रेशियो 1 है तो यही 3/4 हो गया, तो अल्टीमेटली 3/4 हो गया ये। सो कितना रेशियो हो गया, इंटरनली जो रेशियो पूछ रहा था वो 3/4 आ रहा है आपके पास। और यहां पर देखिए आंसर भी यही दे रखा है a, और हम लोगों ने ये चीज निकाल ली। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, जितना इसको सिंपल समझोगे। 2 पॉइंट थे, उन 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर रही थी, वो पॉइंट बताना था, तो वो पॉइंट हमने रेशियो की फॉर्म में लिया और के निकाल लिया वहां से। अब क्योंकि वो लाइन पता थी तो उस लाइन में पुट कर दिया जाकर के, क्योंकि वो लाइन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये पॉइंट जब उस लाइन पर है तो सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करवाया और आंसर मिल गया। चलिए बढ़े आगे की तरफ बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन m एंड x एक्सिस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m पता होना चाहिए हमें। अब m कितना है अपने पास, m है अपने पास 2 3, ठीक है। m है अपने पास बच्चों कितना 2 3। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है। देखिए 2 3 दे रखा है आपको, और x एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, x एक्सिस से आप लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 2 3 कहां पर होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से यहां कहीं पर होगा। तो अगर आप x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो बच्चों यहीं से देख के पता चल जाना चाहिए 3। अब अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहां पर अगर 2 3 लिख दिया तो देखिए x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है। भाई x एक्सिस में 2 चला है, लेकिन x एक्सिस से दूर कितना गया है, 3 ही तो गया है। तो x एक्सिस से इसकी कितनी दूरी हो गई बच्चों, x एक्सिस से 3 हो गई। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, C। और यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, C आ रहा है। क्लियर है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला वाला सवाल। What are the coordinates of the country lying on the midpoint of, इन दोनों के A और D के मिड पॉइंट पर, कंट्री A और कंट्री D। तो चलिए जरा A और D के पॉइंट्स पता कर लेते हैं। A और D के पॉइंट्स पता कर लेते हैं बच्चों। तो 1 4 3 5, 1 4 3 5, 1 4 और 3 5। अगर इनका मिड पॉइंट मुझे निकालना है, मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होता है, x1 x2 डिवाइड बाय 2, y1 y2 डिवाइड बाय 2, यही होता है। आइए जोड़ लीजिए, 1 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड 4 + 5 डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा आपके पास 4/2 9/2 एंड यू विल गेट 2/2 9/2। तो वो तो आ गया आपके पास बी। और देख लीजिए यहाँ पर बी ही आंसर आप लोगों को दे रखा है। सो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो हमारा पहला केस स्टडी था, सारे क्वेश्चन करे, सबका सुपड़ा साफ कर दिया हम लोगों ने मिलकर के। अब इसी तरीके से आगे बढ़ना है और बात करनी है अपने अगले केस स्टडी के बारे में। तो विदाउट एनी ब्रेक बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोग देखते हैं कि यहां पर अब कुछ पॉलिनोमियल टाइप दे रखा है। डरना नहीं, डरना नहीं क्वेश्चन से, क्वेश्चन बहुत हलवा वाले आने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं करना होता है। आ जाओ जरा बात करते हैं। कहते हैं पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर, दे play a key role in the study of algebra in analysis and on the whole many mathematical problems involving them, since polynomials are used to describe curves of various types. Engineers use polynomials to graph the curves of roller coasters. ठीक है, अब यहां पर 46 से 50 तक बताने, मैं आपको बता रहा हूं जो भी स्टार्टिंग में लिखा होता है जस्ट यूजलेस, कुछ काम नहीं होना उससे। बस आपको एक पिक्चर से पता चल जाएगा कि हाँ ये ना इससे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं, नथिंग एल्स, ट्रूली नथिंग एल्स। ठीक है ना, चलिए जरा बात करते हैं। कहते हैं कि द रोलर कोस्टर, इसको तुम लाइन को ही छोड़ दो रोलर कोस्टर की, ठीक है ना। बाय द फॉलोइंग ग्राफ देन द नेम ऑफ टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई ये एक जगह कट कर रहा है, 2 जगह, 3 जगह, 3 जीरोज आ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई, लीनियर थोड़ा ना बोलेंगे ना क्वाड्रेटिक, ऑब्वियस सी बात है क्यूबिक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 3 जीरोज आ रहे हैं बच्चों, 3 के लिए क्यूबिक है ना। चलिए सो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, रोलर कोस्टर छोड़ दो तुम से, ठीक है ना। y = px दे रखा है, हैज मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज। 3 से ज्यादा जीरोज किसमें, 3 से ज्यादा जीरोज का मतलब क्या है पहले ये बताओ। मतलब कि x एक्सिस पर 3 से ज्यादा बार कट करे। ये तो कोई बता देगा नहीं कर रहा, क्या ये कर रहा है, अरे नहीं कर रहा, एक ही बार तो कर रहा है। ये 1 2 3 नहीं कर रहा, अब बचा भी यही है और कर भी रहा है, ये देखो 1 2 3 4। तो यानी कि डी क्या हो गया हमारा आंसर बच्चों। देखो कितना बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस, बस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। आइए जरा अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि इस तरीके का कुछ दे रखा है आपके पास, p(x3) प्लस में qx² r x प्लस में s। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए।
अगर ये एक क्यूबिक बनानी है हमें, तो देखिए क्यूबिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्यूबिक बनाने के लिए हमेशा एक चीज जरूरी है। क्यूबिक कैसे पता चलता है, जब उसमें आप डिग्री 3 देखते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 हो। तो अगर एक्स की हाईएस्ट पावर अगर आपको 3 करनी ही है, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 करने के लिए क्या जरूरी है, एक्स के क्यूब का होना जरूरी है। और उसका होना जरूरी कब है, जब ये होना कंपलसरी हो, यानी कि ये p कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। यानी कि ये वाली चीज हमेशा ऑलवेज सच्ची होगी। ना s से इतना मतलब है, ना r से, ना q से, लेकिन p का नॉन इक्वल टू 0 होना सबसे ज्यादा जरूरी है। p का नॉन 0 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इसमें, तो बस एक बार एक्स एक्सिस पे, 2 बार, 3 बार, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस बच्चों, डी 3 ही तो हुए, देखते ही पता चल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना भी पड़ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में तो बच्चों कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है ना। सो डी इसका आंसर आ रहा है। चलिए बच्चों बढ़े आगे की तरफ। अगला सवाल कहते हैं कि इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर, ठीक है, फाइंड इट्स जीरोस फाइंड करिए। भाई वो ग्राफ आपको दिखेगा यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तो -3 पर कर रहा है, एक -1 पे कर रहा है, और एक 2 पे कर रहा है। तो -3, -1 और 2 कहीं है, ये रहा। इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। -3, -1 और 2, इन दोनों जगहों पे मैंने कर दिया इस चीज को। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डाउट नाम की तो देखो कहीं पर भी कोई चीज नहीं बचनी चाहिए। इसी के साथ बच्चों, जो हमें सैंपल पेपर मिला था क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, हम लोगों ने मिल करके कर दिया है इसको खत्म। एंड आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बिल्कुल एकदम गजब लेवल पे होगा। सो आई होप आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। सो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस की वीडियो में। उसका सैंपल पेपर भी जल्दी लेकर के आने वाले हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए होगी। सो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आप सभी लोगों से स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।